Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu and Indian Express. Today the date is 6th February, so let's get started. Alright, first news is that Mr. Champai, new CM of Jharkhand, he won the protest. Okay, so again nothing that important. सिर्फ इसकी legislative assembly 80 members की है, तो 41 votes चाहिए थे, उनको 47 votes मिल गए. Alright, राहुल गांधी promises nationwide caste census, बट वो तो पावर में आएंगे तब होगी, तो अगेन नॉट इम्पोर्टेंट. राइट नाउ ये वो न्यूज है विच विल हेल्प पीपल रिस्टोर देयर फेथ इन डेमोक्रेसी. बिकॉज देखिए चंडीगढ़ में जो हुआ था वो सीरियस मॉकरी था डेमोक्रेसी की. ओके कि एक पार्टी जिसके पास हार्डली 16 काउंसलर्स थे वो जीत गई, जबकि दूसरी पार्टी जिसके पास 20 काउंसलर्स थे वो हार गई. क्यों? क्योंकि जो ऑब्जर्वर था उसने खुद ही अपने आप से ऑन कैमरा पकड़ा गया, उसने कुछ निशान लगा दिए, कहीं पे इंक लगा दी और इस तरीके से वो वोट हो गए डिस्क्वालीफाइड. एंड रिमेंबर कि ये जो अर्बन लोकल बॉडीज लेवल पर जो मेयर के इलेक्शंस वगैरह होते हैं ये होते हैं आपके बैलेट सिस्टम से. ओके बैलेट से, इट्स नॉट थ्रू ईवीएम. तो अगर आपकी जो बैलेट है इन पर आपने जो भी लिखा है उस पर अगर कोई भी एक्स्ट्रा साइन लग गया किसी भी तरह का तो आपका वोट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. और तो यहाँ पर इन्होंने खुद मिस्टर चंद्रचूड़ ने कहा है इट इज ऑब्वियस दैट ही हैज डिफेस्ड द बैलेट. दिस मैन हैज टू बी प्रोसिक्यूटेड, ही इज मर्डरिंग डेमोक्रेसी. ओके ये उस ऑब्जर्वर के लिखा है एंड दैट ऑब्जर्वर वाज द हेड ऑफ बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा. ओके few days before. Now, Supreme Court gave BJP victory at Chandigarh mayoral election a jolt, threatening to order fresh election after the video played in the open courtroom on Monday showed returning officer obviously defacing the ballot paper. Okay, this is mockery of democracy, and we will not allow the democracy to be murdered like this. Okay, 20 काउंसलर्स थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास एंड 16 थे बीजेपी के पास. फाइनली कुछ अच्छा है. एनीवे, राहुल लिंक्स प्राइवेटाइजेशन टू एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ट्राइबल्स. नो सी, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब आज़ादी के बाद हमने क्या चुना, हमने चुना कि हमें मिक्स्ड इकोनॉमी का लेकर चलना है आगे. ठीक है, हमने ना तो प्राइवेटाइज्ड इकोनॉमी चुनी पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट, और ना ही पूरी तरीके से कम्युनिस्ट टाइप की चुनी कि सब कुछ गवर्नमेंट कंपनीज ही रहेंगी सिर्फ. राइट, तो मिक्स्ड इज लाइक जहां पर गवर्नमेंट कंपनीज यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी होंगे, दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर्स भी होंगे जैसे टाटा स्टील्स. ओके, एयर इंडिया भी एक टाइम प्राइवेट हुआ करता था, बाद में उसको नेशनलाइज किया गया था. तो प्राइवेट कंपनीज भी हो गवर्नमेंट कंपनीज भी हो, ये कहलाता है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल. अब गवर्नमेंट कंपनीज को बनाने का रैशनले सिर्फ ये नहीं था कि इकोनॉमिक वे में, इसके पीछे रैशनले दो थे. एक तो कि इक्विटेबल डेवलपमेंट हो, यानी कि जो फैक्ट्रीज कंपनी सेटअप की जा रही है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े शहरों में लग रही हैं, मुंबई में लग रही हैं, कोलकाता में लग रही है. नो, हमें बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट चाहिए. ठीक है, हमें छत्तीसगढ़ में भी लगानी है फैक्ट्री, हमें झारखंड में भी लगानी है, हमें बिहार में भी लगानी है. ठीक, तो पहला गोल तो था इक्विटेबल डेवलपमेंट. राइट, एंड सेकंड गोल था सोशल डेवलपमेंट. सोशल डेवलपमेंट कैसे? पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेस होते हैं इनमें रिजर्वेशन सिस्टम लागू होता है. right? अब सोचिए कि छत्तीसगढ़ या झारखंड में कोई प्राइवेट कंपनी है, तो क्या वो उसे कोई फर्क पड़ता है कि उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो यहाँ से आए चाहे कहीं और से आए, वो जनरल कास्ट से आए या रिजर्व कैटेगरी से आए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. वो तो सिर्फ एफिशिएंसी के बेस पे कर लेगा. बट जैसा कि हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो डेवलपमेंट रहा है एजुकेशन को एक्सेस टू एजुकेशन, ये इक्वल नहीं रहा है. किसी की स्टार्टिंग लाइन सदियों से है, हजारों साल से एजुकेशन ले रहे हैं, किसी की रिसेंटली शुरू हुई है, इंडिपेंडेंस के बाद उनको एजुकेशन का राइट मिला. राइट, तो ऑब्वियसली बात है कि उनके आईक्यू लेवल में, उनके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लेवल में फर्क होगा. तो इसलिए रिजर्वेशन का प्रोविजन रखा गया. अब ये रिजर्वेशन इन पब्लिक सेक्टर कंपनीज में ही लागू हो सकता था. ठीक है, तो यानी कि अब छत्तीसगढ़ झारखंड में कोई कंपनी है तो वहां पर रोजगार मिल सके वहां के ट्राइबल्स को, उसके लिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होना जरूरी है. अगर सिर्फ प्राइवेट होगा तो वो सिर्फ एक ही प्रिंसिपल्स पे चलता है, दैट इज एफिशिएंसी. नेक्स्ट इज एफिशिएंसी एंड प्रॉफिट पे. ठीक है, अगर इसको लग रहा है कि मेरा सिर्फ काम 10 वर्कर से हो सकता है तो वो 10 वर्कर ही हायर करेगा, वो 20 वर्कर हायर नहीं करेगा, तो बाकी के 20 हो जाएंगे बेरोजगार. ठीक है, कोई पैसा उनके हाथ में नहीं, उनके एरिया मार्केट में कोई डिमांड नहीं होगी. ठीक है, क्योंकि जनता के हाथ में पैसे सैलरी के फॉर्म में जाएंगे तभी तो डिमांड होगी ना. बट पब्लिक सेक्टर में ये कहा गया स्पेशली ड्यूरिंग इंदिरा गांधी एरा कि आप ना ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए. ठीक है, अगर आपको जैसे जरूरत है सिर्फ 20 लोगों की,
आप 30 लोग हायर कीजिए ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ठीक है, बेरोजगार नहीं रखना है हम लोगों को। तो फिर अब इसमें बात ये आएगी कि फालतू 10 लोगों को क्यों सैलरी दे? तो गवर्नमेंट ने कहा आप सैलरी दीजिए, गवर्नमेंट आपको इसका इसमें से पैसे दे देगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट विल रीइंबर्स जो भी आपको लॉस होगा। पब्लिक सेक्टर कंपनी है, लेकिन उसके पीछे मोटिव देखिए, सबसे अच्छा मोटिव कि लोग अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे, ठीक है, वो जॉब करेंगे, कुछ तो स्किल सीखेंगे वहां पर जॉब करके, ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पर जो जिनको एम्प्लॉयमेंट मिला है उनके हाथ में पैसे तो जा रहे हैं ना, दे आर गेटिंग द मनी, उससे वो अपनी लाइफ में जो भी खरीदारी करेंगे तो मार्केट में डिमांड जनरेट होगी, राइट। मार्केट में डिमांड जनरेट होगी तो हमारी पूरी इकोनॉमी मूव करती रहेगी, राइट, डिप्रेशन नहीं आएगा इकोनॉमी में। तो ये पूरा गोल था पब्लिक सेक्टर सेटअप करने का। अरे, ट्राइबल्स का सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर भी हो जाएगा, ओके, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगी, और सरकार जो यहाँ से रिम्बर्स करेगी, भले ही वो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हो, रिम्बर्स करेगी, बट वो रिम्बर्स जो कर रहे हैं वो भी तो जनता के टैक्स से ही पैसा आ रहा है ना। यही लोग सैलरी के बाद जब मार्केट में डिमांड जनरेट कर रहे हैं उसी पैसे से, तो यहाँ पे वो जीएसटी भर के ही खरीदेंगे ना, राइट। सो ये मोटिव था कि दोनों सेक्टर साइड बाय साइड चलने चाहिए। बट प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है ये बहुत तेजी से प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, तो इसका सीधा सीधा लॉस एक तो उन लोगों को हो रहा है जो एजुकेशनली उतना फॉरवर्ड नहीं थे, राइट, सो कॉल्ड योर ट्राइबल पीपल। दूसरा, जितनी तेजी से आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो उतनी ही तेजी से उनके लैंड एलिनेशन भी हो रहा है, और उनके लैंड से जुड़ी होती है उनकी लाइवलीहुड। ओके, सो ये इतना तेजी से प्राइवेटाइजेशन ठीक नहीं है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली जब छत्तीसगढ़ इलेक्शन हुए थे, तो वहां पर एक स्टील प्लांट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। तो उस टाइम छत्तीसगढ़ में थी भूपेश बघेल की सरकार, उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसको प्राइवेटाइज मत कीजिए, क्योंकि प्राइवेटाइज कर दोगे आप तो हमारे यहाँ के जो लोकल लोग हैं छत्तीसगढ़, इनको प्राइवेट कंपनी जॉब नहीं देगी, और एज अ गवर्नमेंट हमारा काम है कि इनको जॉब भी दिलवाना, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर नहीं देगा कि मान लिया चलो वो उतने एफिशिएंट नहीं है, वो हाईली स्किल्ड नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, बट एटलीस्ट ये जब तक सरकारी संस्थान था तो वहां पे रिजर्वेशन के थ्रू ही सही, लेकिन उनको कुछ जॉब्स मिल रही थी। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि अगर सेंटर इसको नहीं चलाना चाहता तो ना चलाए, आप स्टेट गवर्नमेंट को दे दीजिए, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इस प्लांट को रन करेगी, ठीक है, हम देख लेंगे उसका। बट सेंटर इसको प्राइवेटाइज करने पर बहुत ज्यादा एडमेंट है, और अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार आ चुकी है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है ये थोड़े दिन में प्राइवेटाइज हो ही जाना है। ओके, सो बात जब एक कंट्री की आती है तो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि हमारे सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनमें एफिशिएंसी पे ही फोकस करेंगे हम, या हमेशा हमसे पूरा फोकस प्रॉफिट पे ही करेंगे। अगर हम एफिशिएंसी और प्रॉफिट की बात करेंगे तो फिर तो आप यूज कर लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर लीजिए, आप रोबोटिक्स यूज कर लीजिए, आप मशीन्स को ज्यादा से ज्यादा यूज कर लीजिए, तो फिर लोगों को एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलेगा, राइट। अगर हर चीज में हम सिर्फ एफिशिएंसी और प्रॉफिट पर ही फोकस करेंगे तो फिर जो सोशल डेवलपमेंट है लोगों की, और वो भी ऐसे टाइम पर जब हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑलमोस्ट अपने पीक पर है, फिर आप इसको कैसे रोजगार दोगे इन बच्चों को, राइट। सो राहुल गांधी का स्टेटमेंट कि प्राइवेटाइजेशन इज लिंक्ड विद एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ट्राइबल, तो कुछ हद तक बात सही भी है। एनीवे, आगे चलते हैं। ये कॉर्ड समिट की बात है तो इन्होंने कहा है कि अब यूएस के इलेक्शन हो जाएं जो कि नवंबर में होंगे, और उसका रिजल्ट आते आते जनवरी हो जाता है। तो ये इलेक्शन के बाद ही अब कॉर्ड समिट हो पाएगा। कॉर्ड समिट आपको पता ही है 4 कंट्रीज का है, राइट, क्योंकि वो लोकेशन के हिसाब से कॉर्ड बना है। जैसे जापान है, ओके, इंडिया है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है और यूएसए है। ये तो चारों का अगर आप मैप पे मिलाएंगे तो वो कॉर्ड जैसा ही बनता है। ओके, कॉर्ड के बारे में हम अलग से जानेंगे। ठीक है। अब से देखिए, मैं आपको अभी तक ब्रेनस्टॉर्मिंग कराता था तो मैं उसमें आपको 3 टॉपिक एक साथ ले लेता था, ठीक है? लेकिन उस 3 टॉपिक में होता ये था कि फिर आपको उसको फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता था दोबारा नेक्स्ट टाइम जब आपको सुनना हो। जैसे अगर मैंने एफसीआरए डिस्कस किया था पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग में, बट उसको लोकेट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अब से मैं एक टॉपिक, वन टॉपिक एट ए टाइम ही लेंगे हम, और अलग से एक प्लेलिस्ट बना देंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग की, ताकि आप जब जैसे न्यूज़पेपर में वो टॉपिक अगर दोबारा रिपीट हो रहा है तो उसको वहीं से रिवाइज कर लिया करो, उस पर्टिकुलर वीडियो को प्ले करके, जो हार्डली 10 मिनट्स 12 मिनट्स का होगा, ठीक है। तो वो आपकी थोड़ा रिवीजन को ईजी कर देगा। सेंटर मूव्स बिल फॉर ओबीसी कोटा इन जम्मू कश्मीर लोकल बॉडीज, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर एक बिल लेकर आ रहा है जो रिजर्वेशन देगा ओबीसी को इन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज इन जम्मू एंड कश्मीर। नाउ नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर ओबीसी विल बी डिसाइडेड बाय कमीशन आफ्टर लेजिस्लेशन इज पास बाय पार्लियामेंट। ओके, अभी तक रिजर्वेशन नहीं था ओबीसी को, बट अब दिया जाएगा। लास्ट एडिशन ऑफ रोजगार मेला बिफोर पोल्स ऑन फेब्रुअरी, ये सब नॉनसेंस है यार।
पहले भी 2014 से पहले भी बहुत लोगों को जॉब्स मिलती थी, रोजगार होता था, सब कुछ होता था, बट इस तरह का मेला लगा के दिखाया नहीं जाता था। हमने इतने लोगों को दे दिया, ये सब ऑर्गेनाइज करने में आप 1-2 करोड़ रुपए फूक देते हो। ऑल दिस इज नॉनसेंस, क्योंकि जब आप अ, देते नहीं हो ना, साल साल भर नौकरियां वैकेंसी नहीं निकालते हो, तो फिर जब थोड़ी बहुत निकाल के फिर नौटंकी ज्यादा करनी पड़ती है आपको। नहीं, आई डोंट लाइक दैट थिंग। फाइन। यहाँ पर ST SC को सब कैटेगराइज करना है या नहीं करना है, उस पर 7 जज बेंच अपनी प्ली सुनेगी। गवर्नमेंट ने भी एक कमेटी बनाई है, लेकिन उसका मेन गोल ये नहीं है कि हमें इसको सब कैटेगराइज करना है। उसका मेन गोल ये है कि कैसे हम जो विद इन SC या ST जो लोग और ज्यादा बैकवर्ड है, लाइक वीकेस्ट अमंग द वीक, ठीक है, उनको हम कैसे अलग अलग स्कीम्स के थ्रू वेलफेयर करवा सकते हैं या और बेटर टारगेटिंग कर सकते हैं उनकी। ठीक है, दैट इज द मोटिव बिहाइंड दैट। ये जो 7 जज बेंच सुनवाई कर रही है, ये डिसाइड करेगी कि ये सब कैटेगराइजेशन हो सकता है या नहीं। 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस, ठीक है, इट विल हियर फ्रॉम February 6 ए सीरीज ऑफ पेटिशंस रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ सब क्लासिफिकेशन अमंग रिजर्व कैटेगरीज। यहाँ पर 2020 में केस आया था जिसमें 5 जज बेंच ने कहा था कि स्टेट्स could subclassify scheduled caste and scheduled tribe in central list to provide preferential treatment to the weakest of out of the weak। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे यूएस वगैरह की बात है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, SMR। और SMR टेक्नोलॉजी पे ऑलरेडी मेंस 450 में वीडियो कर चुके हैं, एंड आई स्टिल बिलीव कि ये आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन जरूर आएगा। ओके, तो ये वहां से देख लेना, और सबको अवेलेबल भी है, ये वाला वीडियो ओपन रखा है इसको मैंने। ये सब इंटरव्यू वगैरह मत पढ़ा करो, ये नहीं है, आपको सिर्फ इश्यू समझ में आना चाहिए। आपको फिजिकल डेफिसिट टारगेट और ये सब बजट में समझ में आ गया ना, बस काफी है। ये इंटरव्यू वगैरह मत पढ़ा करो, दैट इज नॉट मेड फॉर यू। टाइम टू एंड ऑल साइन ऑफ स्लेवरी, रीनेमिंग इंडिया एज भारत, ठीक है, करते रहो, डजेंट मैटर। बिल टू चेक दी चीटिंग इन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था काफी, जैसे गुजरात में 2 साल में 8 पेपर लीक हुए हैं। सिमिलरली राजस्थान में भी ऑलमोस्ट 4 पेपर लीक हुए थे इलेक्शन के जस्ट 1 साल पहले। MP में व्यापम से लेके पटवारी तक बहुत घोटाले हुए हैं। राइट, अब ये करते क्या है, या तो ये क्वेश्चन पेपर ही निकलवा लेते हैं, ठीक है, या फिर जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनके आंसर की निकलवा लेते हैं, राइट, या फिर ये किसी सेंटर में चीटिंग अरेंज कर देते हैं। मैं एग्जांपल अगर आपको MP के पटवारी का दूं, तो वहां पर एक कॉलेज था, उसी कॉलेज में टॉप 10 में से 8 बच्चे सिलेक्ट हुए, ठीक है, टॉप 10 रैंक देखोगे ना, तो 8 बच्चे उसी एक कॉलेज से आते हैं जो सेंटर था। और ये जो कॉलेज था, ये इसके ओनर हैं एक MLA जो कि बीजेपी के हैं, कि बीजेपी के ही एक MLA का कॉलेज था, वहां पे जम की चीटिंग हुई, और टॉप 10 में से 8 स्टूडेंट्स का सेंटर यही था। ओके, एंड चीटिंग का लेवल देखिए कि एक लड़की आई है रैंक 3। यहां पर एक सिली क्वेश्चन डाला गया था कि MP की कैपिटल क्या है। अब बात यह है कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन ही नहीं था भोपाल का। MP की कैपिटल पूछी गई है और उसमें 4 ऑप्शन में से भोपाल है ही नहीं, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि ऐसा क्वेश्चन ये तो बेकार है, खराब हो जाएगा। बट जो रैंक 3 थी उसने ग्वालियर टिक करा, क्योंकि ग्वालियर ही सही आंसर था। जो आंसर की दी गई बाद में, उसमें ग्वालियर को ही उन्होंने सही आंसर दे दिया, जो एग्जाम के तुरंत बाद दी जाती है आंसर की, और इस लड़की ने ग्वालियर ही टिक मारा था। तो जब लल्लन टॉप ने इसको पूछा, तो उससे पूछा MP की कैपिटल क्या है, तो कहती है दिल्ली। ओके, एंड शी गॉट 3rd रैंक इन पटवारी एग्जाम। ओके, सो आंसर की निकलवा लो और क्वेश्चन भी मत देखो ठीक से, और रट लो बस। एनीवे, CBSE के रिगार्डिंग हमने बात की थी। CBSE ने कुछ चेंज करने की बात कही है, जैसे क्लास 10 जहां पे 5 सब्जेक्ट हुआ करते थे, वहां पे अब 6 होंगे। उसी तरह से क्लास 12, सॉरी क्लास 10, सॉरी क्लास 10 में 10 सब्जेक्ट्स होंगे अब, क्लास 12 में 6 सब्जेक्ट्स होंगे। ओके, इसके अलावा इसने और क्या चेंजेस रेकमेंड किए थे, इसके अलावा इसने कहे थे 10 तक आपको 3 लैंग्वेज कराई जाएंगी, जिसमें से 2 लैंग्वेज नेटिव होनी चाहिए इंडिया की। उसी तरह क्लास 12 में आपको 2 लैंग्वेजेस कराई जाएंगी, जिसमें से 1 लैंग्वेज होनी चाहिए इंडिया की नेटिव। ओके, और ये सब वो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के अंडर में कर रहे हैं। तो CBSE ने स्कूल्स को कहा है कि आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर की पार्ट है। ओके, CBSE urged principals of affiliated schools to start contemplating the pattern for allocating credits to students for subjects in line with National Credit Framework. The board is set to notify a new set of credit framework for schools next year from class 9 to 12। ठीक है, नेक्स्ट ईयर से लागू होगा, और ये चेंजेस हैं जो हमने ऊपर देख लिए।
यहाँ पर ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपकी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है, तो दैट कोई नॉट इवन अ सिंगल वर्ड, ये सब फालतू का टॉपिक है आपके लिए। चाइना बैट्स ऑन ओपन सोर्स चिप्स टू इवेट सैंक्शन। नाउ सी, यूके हो, यूएसए हो या नेदरलैंड हो, तीनों की वरी क्या है कि चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत तेजी से आगे जा रहा है और चाइना इसको पूरी तरीके से यूज भी कर रहा है अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग बनाने के लिए। तो इन लोगों ने अपने यहाँ पर कुछ बैन लगा रखे हैं, जैसे 10 नैनोमीटर से लेस चिप हम नहीं देना है, ठीक है। मैंने आपको बताया ताइवान। अब देखिए, एक क्वेश्चन आया था ना लास्ट ईयर कि कोबाल्ट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है। उसी तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि चिप सेमीकंडक्टर में सबसे बड़ा जो लीडर है वो है ताइवान। ऑलराइट, वो इसलिए आ सकता है क्योंकि चाइना चाहता है ताइवान उसके अंडर में आ जाए, जो कि वो अपना वन चाइना पॉलिसी की बात करता है, ठीक है। और चाइना का ताइवान का ये जो डोमिनेंस है इस सेक्टर में, इसलिए यूएसए कभी इसको चाइना की कंट्रोल में जाने नहीं देगा इतना इजीली, चाहे वॉर हो जाए चाहे कुछ हो जाए, राइट। तो ताइवान का रेलेवेंस समझिए यहाँ पर। गॉड, आई हाईलाइटेड दिस पेज बट पता नहीं कैसे मिस हो गया। एनीवे, चलिए फिर से पढ़ लेंगे। ओके, पहली बात, चाइना की जो पीपल लिबरेशन आर्मी है उसके अंडर में आती है एकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंस। ओके, हैड यूज्ड एन ओपन सोर्स स्टैंडर्ड नोन एज रिस्क 5 या वी बोल लीजिए, और रिस्क 5 टू रिड्यूस मेल फंक्शंस इन चिप्स फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग एंड स्मार्ट कार्स, ठीक है। इसके लिए इन्होंने पेटेंट फाइल करा है। नाउ ये रिस्क वी है क्या? इट इज एन इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, ए कंप्यूटर लैंग्वेज यूज टू डिजाइन एनीथिंग फ्रॉम स्मार्टफोन चिप्स टू एडवांस प्रोसेसर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो पहली बात तो इस वर्ड को याद रखिएगा कि ये किस कंटेक्स्ट में है। ओके, तो ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, आप कह सकते हैं एक तरह की कंप्यूटर लैंग्वेज जो यूज की जाती है डिजाइन करने के लिए स्मार्टफोन चिप से लेके तो एडवांस प्रोसेसर तक। द मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड्स आर कंट्रोल्ड बाय द वेस्टर्न कंपनीज, ओके, जैसे X86 डोमिनेटेड बाय यूएस फर्म इंटेल, ठीक है, ये चिप का नाम है X86। ओके, उसी तरीके से यूएस एंड यूके एक्सपोर्ट कंट्रोल प्रिवेंट द सेल ऑफ ओनली मोस्ट एडवांस X86 चिप। ओके, मोस्ट एडवांस सारी X86 चिप्स की सेल पर प्रोहिबिशन नहीं है, सिर्फ एडवांस वाली, ठीक है। X86 and ARMS design which produce the highest performance chips to clients in China. But as the US widens the restrictions on China's access to advanced semiconductor and chip making equipment, the open source nature of RISC-V has made it part of Beijing's plan to curb its dependence on Western technology, although the emerging architecture accounts for a fraction of the chip market. Okay, तो ये दो तीन वर्ड हैं बस जो आपको याद रखने की जरूरत है यहाँ से। एक्स X86, ओके, इसके अलावा एंड आर्म, डेवलप बाय आर्म होल्डिंग ओन्ड बाय सॉफ्टबैंक, और उसके बाद ये जो मेन है हमारा रिस्क 5। बस ये तीन वर्ड्स याद रखिए क्या है ये। यहाँ पर एक क्रिटिकल व्यू ऑफ सैनिटेशन मिरेकल, बकवास आर्टिकल है, कुछ नहीं है, यही टॉयलेट्स वगैरह बनाए हैं, बट द प्रॉब्लम इसकी इनकी यूसेज पे फोकस करना है। अभी भी कई जगहों पे यूज नहीं किया जा रहा है। पहले हमने कहा हम ओपन डेफिकेशन फ्री बनेंगे, बन गए। अब हमने कहा हम ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस बनेंगे, ठीक है। प्लस का यही है कि इसे टॉयलेट बनाना नहीं है, टॉयलेट्स की यूसेज को भी प्रमोट करना है। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इंश्योर करना है, ओके। Improving sanitation coverage has been the key policy miracle in India. Access to water and sanitation is goal 6 of SDG, Sustainable Development Goal. तो ये कोई आज से नहीं है, इसकी शुरुआत 86 से हुई है। सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम चला, उसके बाद टोटल सैनिटेशन प्रोग्राम चला, फिर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण आया टू मेक इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री बाय अक्टूबर 2019, जो कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि हमने अचीव कर लिया है, बट रियलिटी उतनी अच्छी नहीं है अभी भी। अच्छा, अब एक बार जरा सोचिए, अगर कभी आप इंटरव्यू में बैठे हो और आपको इस तरह की बातें पूछी जाए, तो जस्ट इस बात को जरूर बोलना कि आप ये प्रोग्राम कब से शुरू हुआ? 1986 से हुआ है, राइट। एक बच्चे का स्कूल एजुकेशन कितने साल का होता है? नर्सरी वगैरह सब मिला ले हम तो भी सिर्फ 15 साल का ही होता है, राइट। अब 86, अब अभी की बात छोड़ दीजिए, 86 से लेके कितने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में गए होंगे उस टाइम? ठीक, उस टाइम तो गवर्नमेंट स्कूल ही थे, ये तो 2000 के बाद जाके प्राइवेटाइज स्कूल ज्यादा आने शुरू हुए, ठीक है। अगर आप इन 2000 तक, सन 2000 तक, इन 14 साल भी, अगर आप ये जो 14-15 साल स्कूल बच्चे जा रहे हैं, अगर आपने सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में ही टॉयलेट्स बनवा दिए होते, तो क्या वो बच्चों के बिहेवियर में नहीं आ जाता वहां से? क्या ये उनकी हैबिट में नहीं आ जाता?
ठीक है। उसके बाद जब वही बच्चे आज बड़े हुए हैं, आज वो फादर हैं, अब तो और भी बड़े 45 साल के बच्चे हो गए होंगे वो लोग, ठीक है, 45 साल के हो गए होंगे वो बच्चे, तो ये बिहेवियर हैबिट में आ जाता, तो क्या ये लोग खुद ही बिल्ड नहीं कर लेते अपने घर में टॉयलेट्स आज? राइट। आज आप सरकार हो, आप सरकार बना के भी दे रही है, उसके बाद भी अगर लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो यानी प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम बिहेवियर में है ना। ये बिहेवियर कहाँ पे ठीक हो सकता था? ये बिहेवियर ठीक हो सकता था स्कूल लेवल पर, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो। प्राइवेट स्कूल में चलिए टॉयलेट्स होते ही होते हैं, बट गवर्नमेंट स्कूल में आज भी यही बुरे हाल है। और ये मैं आपको लाइव एग्जांपल बता सकता हूँ, ड्यूरिंग माय मेंस इन 2018, यूपीएससी मेंस का सेंटर था भोपाल में। वहाँ लिटरली टॉयलेट, वो गर्ल्स स्कूल था एक्चुअली, आई थिंक क्लास 8 या 10 तक होगा, ठीक है, वो गर्ल्स स्कूल था, बट वहाँ पर टॉयलेट के नाम पे सिर्फ एक ऐसी 3 वॉल बनी हुई थी, और यहाँ पे पतली सी नाली थी, और बीच में बस ऐसे सेपरेशन थे, दैट्स ऑल। टॉयलेट के नाम पे सिर्फ इतना था वहाँ, और एक प्रॉपर सा टॉयलेट था विद कमोड एंड एवरीथिंग। देखिए आज भी आपके सरकारी स्कूलों की ये हालत है, ठीक है, तो वो बिहेवियर में कैसे आएगा फिर सभी के? क्योंकि सिर्फ ये बात है समझाने की कि अगर हमें कोई भी हैबिट, कहीं भी हमें बिहेवियर चेंज करना है ना, लाइक लोग सैनिटेशन को इंपॉर्टेंस दे, लोग टॉयलेट की यूसेज को इंपॉर्टेंस दे, तो अगर हमें जब भी बिहेवियर चेंज की बात आएगी ना, ऑलवेज पुट ए पॉइंट कि अगर करना है तो स्कूल लेवल पर ही टारगेट करो उस चीज को। 12 साल में वो बच्चा स्कूल से पास आउट होगा, वो चीज उसके बिहेवियर में आ जाएगी। राइट। गलती वहां हुई गवर्नमेंट से, 1986 में ही गलती हुई, और अब भी वही गलती हो रही है। आज भी सरकारी स्कूलों में टॉयलेट्स की हालत बुरी ही है, ठीक है, मेजोरिटी स्कूल्स में। ठीक है, फिर आप कह रहे हो कि हम लोग अलग से स्कीम चलाएंगे लोगों के बिहेवियर चेंज के लिए, हम वॉश इनिशिएटिव पर इतना फंड स्पेंड करेंगे। तो ये सब सिर्फ शो ऑफ के लिए। अगर आपको बिहेवियर चेंज करना ही है तो आप स्कूल में अपनी फैसिलिटी सुधार लीजिए, बट स्कूल की हालत तो हम लोग जानते हैं, स्पेशली सरकारी स्कूलों की। सैनिटेशन कवरेज जो कि 39% था 2014 में, वो 100% हो गया 2019 में, ऐसा गवर्नमेंट का क्लेम है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का फेज 2 लॉन्च किया गया, जिसका फोकस है सस्टेनेबिलिटी पर, सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इनिशियल अचीवमेंट बाय प्रमोटिंग सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। Government aims to transform India from open defecation free to open defecation free plus by 24-25. Around 85% of Indian villages are now open defecation free plus. Construction of toilets does not automatically lead to their use. बना लिया है बट यूज नहीं कर रहे हैं। कई कई चीजें होती है। अब इसी में एक और बात आ जाती है कि टॉयलेट चलो बना लिया, पर अगर वहां पर पाइप्ड वाटर ही नहीं आ रहा है तो वो किस काम का फिर? ठीक है, पाइप्ड वाटर ही नहीं आ रहा है। अभी मैंने आपको एक आईएएस मैडम का एग्जांपल दिया था, जहां पर उन्होंने गांव में पहली बार पानी पहुंचाया। अदरवाइज लोग टैंकर्स पे डिपेंड होते थे या भर के लाना पड़ता था दूर दूर से। अब अगर जब पानी नहीं आ रहा है वहां पर, तो वो टॉयलेट कैसे रन करेंगे? मतलब वो पॉसिबल है क्या कि सरकार टॉयलेट बना के दे रही है, ठीक है, बट गांव में पानी नहीं है, पाइप वाटर ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो बाहर से मटका भर के थोड़ी ला सकते हो आप टॉयलेट के लिए भी दिन भर, फिर इंसान वही करेगा, बाहर चले जाओ, बाहर यूज कर लो टॉयलेट के लिए। राइट। तो ये एक और चीज है कि पहले आप वाटर एक्सेस तो इंश्योर करवाइए। हमने टॉयलेट का मिशन 86 से लॉन्च कर दिया, और जल जीवन मिशन हम लोग अब जाके लॉन्च कर रहे हैं, जो टारगेट कर रहा है कि पाइप वाटर पहुंचाना है सब जगह, जबकि दोनों चीज साथ साथ होनी चाहिए थी। राइट। अनहाइजेनिक एंड अनक्लीन टॉयलेट्स हैं कुछ पब्लिक टॉयलेट्स, खासकर आप देखिए। पर्सनल रीजन यानी कि यार हमें कंफर्टेबल नहीं लगता छोटी सी 4 दीवारियों में बैठना, ठीक है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू सम विलेज पीपल। फिर क्वालिटी इशू अपना एक रीजन है, कि बनाते भी हैं तो इतनी घटिया क्वालिटी की कि उनके नीचे के पिट्स भी भर जाते हैं पूरे, ठीक है, उनको फिर हाथ से निकाल के साफ करना पड़ता है, तो इंसान सोचता है ये कौन करेगा, तो वो बाहर ही यूज करना पसंद करते हैं। फिर टॉयलेट्स नॉट यूज फॉर डेफिकेशन आर यूज्ड एज स्टोर रूम। ये भी कुछ एक सर्वे में देखा गया, वो स्टोर रूम की तरह बना लिया उन लोगों ने उसको, यूज ही नहीं करते हैं वो। Okay, so 10 crore toilets were constructed between 2014 to 19. The spurt in the coverage has also triggered awareness regarding safe sanitation. अब अवेयरनेस पे अलग से पैसा खर्च करने से बेटर है आई थिंक कि स्कूल लेवल पे बच्चों को टारगेट करो। ये उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक चीज है, हम नहीं देखेंगे इसको। ये नॉर्दर्न आयरलैंड का है, वो भी नहीं देखेंगे। कल आपको बस जान लिया था ना, नॉर्दर्न आयरलैंड और मेन आयरलैंड दोनों को मर्ज होना जरूरी है। This person is chairman of Apollo Hospital Group, okay, one of the best hospital chain around the world. तो इन्होंने ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट की तारीफ ही लिखेंगे। हमें डेवलप नेशन बनना है बाय 2047, विकसित भारत बनना है। हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं अपने सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। सोशल में यही आ जाता है, हेल्थ एजुकेशन वगैरह, स्कूल्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, दी कम अंडर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आपकी जॉब वगैरह के लिए स्किल्स वगैरह दी जा रही हैं आपको, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का कुछ किया जा रहा है। ए बूस्ट टू एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि गवर्नमेंट कहती है आत्मनिर्भर बनिए। रूरल ट्रांसफॉर्मेशन,
मैनीफोल्ड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, चंद्रयान एक माइलस्टोन रहा। डीपीआई जिसको हम इंडिया टैक्स भी कहते हैं, आधार और यूपीआई, ठीक है। तो हम सेल्फ रिलायंस बन रहे हैं चीजों में। वी आर एमिंग टू ट्रांसफॉर्म आवर नेशन इनटू ए पावर हाउस ऑफ इनोवेशन, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड सोशल प्रॉस्पेरिटी। इस पॉइंट को जरूर यूज करना जब भी अपना आंसर कुछ लिखो ना इंडिया के अचीवमेंट के लिए, तो इसको जरूर लिखना, ठीक है। ऐसा कंक्लूजन बहुत अच्छा लगता है ये पॉइंट। सेंट्रल टू दिस मिशन इज द वेलबींग ऑफ सिटीजन। अब आपको इंडिया कितना अच्छा बनेगा वो डिपेंड करता है कि आपकी वर्क फोर्स यानी आपके सिटीजन हेल्दी कितने हैं। और क्योंकि चेयरमैन है अपोलो के, तो ऑब्वियसली बात है ये बात करेंगे यहाँ पर हेल्थ केयर की। डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज्यादा है। मीडियन एज है इंडिया की 29, एक्चुअली टू बी स्पेसिफिक इट इज 28.7। इंडिया bears the dubious distinction of being the diabetic capital of the world, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज आज हमारे यहाँ सबसे बड़ा रीजन है डेथ का, राइट। कैंसर इंसिडेंस हमारे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। पता है हम लोग ओबेसिटी में भी नंबर 1 है, और हम लोग मेलन्यूट्रिशन में भी नंबर 1 है, राइट। तो बड़े डिवियस डिस्टिंक्शन है हमारी कंट्री में। प्रायोरिटाइज प्रिवेंटिव हेल्थ केयर टू अवॉइड द ऑनसेट ऑफ क्रॉनिक डिजीज। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि हम लोग देखिए दो चीजें होती है, एक होती है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर यानी कि बीमारी आने ही ना दो, और दूसरी होती है क्योरेटिव कि अगर आ गई है तो चलिए अच्छा एक्सेस दीजिए हॉस्पिटल्स का और लोगों को क्योर कीजिए। तो आप बेटर है कैंसर को प्रिवेंट करो। प्रिवेंट कहते हैं वो तो अपनी जगह ठीक है कि आप टोबैको मत खाइए, आप शराब मत पीजिए, स्मोकिंग मत कीजिए, वो अपनी जगह ठीक है। बट अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक। कई बार कैंसर अगर अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट हो गया तो फिर भी क्योर होने के चांसेस हैं। और क्योरेटिव यानी कि सबसे पहले तो हॉस्पिटल्स हों अच्छे, ठीक? और दूसरी बात कि वो अफोर्डेबल हो, लाइक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे, इस तरह की चीजें। और मैंने आपको एक और बात और बताई है जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए चीजें। 70% जो डिजीज है इंडिया में या जो फीवर आता है वगैरह बीमारियां जो हैं नॉर्मल, ठीक है, ऑल दीज 70% आर ड्यू टू लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अगर हम साफ पीने का पानी इंश्योर कर दें अपने रूरल एरियाज में, तो ये 70% जो पेशेंट्स हैं ना, इसका बर्डन कम हो जाएगा इंडिया पर, ठीक है। तो अब ये बताइए किस कैटेगरी में आएगा अगर हम ऐसा कर लेते हैं, प्रिवेंटिव केयर में डालोगे या क्योरेटिव में? प्रिवेंटिव में डालोगे ना, राइट। तो इस चीज पे हमें फोकस करना चाहिए, हमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन क्योरेटिव। Artificial intelligence too is playing transformative role in preventive health care from early detection to personalized prevention plans. Okay? बट इसकी जरूरी है एक्सेस टू नेसेसरी प्रिवेंटिव केयर टूल्स। जैसे अगर आपका ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ रहा है तो उसको मेजर करने वाली मशीन आपके आसपास ही अवेलेबल हो या आपके घर में ही अवेलेबल हो। द इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ एआई and machine learning is further fueling the emergence of these new care models, enhance their access to services and ensure a steep change in quality of care. India is also globally famed for world-class healthcare infrastructure, clinical talent, delivers the best clinical outcome at a scale and at a fraction of global cost, that is almost 1/10 cost पर। आपको जो ट्रीटमेंट में ऑस्ट्रेलिया या यूएसए में जितने रुपए लग जाएंगे ना, उसका जस्ट 1/10 में आप इंडिया में करवा सकते हो। जैसे रियल एग्जांपल अगर मैंने जो देखा है, देयर वाज अ लेडी जो ऑस्ट्रेलिया से आई थी सिर्फ अपने टीथ का कुछ करवाने, ठीक है, कुछ पूरा बनना था उनके टीथ के। ओके, तो वो यहाँ पर इंडिया में वो हार्डली 35,000 में हो गया, एंड शी टोल्ड कि ऑस्ट्रेलिया में ये 2 लाख रुपए लगते हैं इसके। हायर ऑटोनमी ऑफ पंचायत लीड टू बेटर हेल्थ आउटकम। हायर ऑटोनमी से यहाँ पे मतलब है कि उनकी फाइनेंशियल मैटर्स में ऑटोनमी ज्यादा हो, खुद के फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, ताकि वो एलोकेट कर सके जहां उनको करना है। ऐसा नहीं कि टाइट फंड के फॉर्म में आ रहा है, ये नहीं कि चलिए जल जल जीवन मिशन के अंडर में आ रहा है तो आप उसी पे इन्वेस्ट कीजिए, तो वो तो टाइट फंड है, ठीक है। मनरेगा में आ रहा है वो भी टाइट फंड है, एजुकेशन के लिए आ रहा है तो वो भी टाइट फंड है। तो यहाँ पर कोई ऑटोनमी नहीं है पंचायत के पास कि वो डिसाइड कर सके कि ये फंड आया तो मैं कहां पर इन्वेस्ट करूं, राइट। फॉर एग्जाम्पल लीजिए आप केरल को और तमिलनाडु को, राइट। यहाँ पर आपको क्या लगता है कि ज्यादा फंड अगर कोई फंड अनटाइड आ रहा है तो वो लोग ज्यादा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, एजुकेशन पे करेंगे या एल्डरली पीपल की केयर पे करेंगे? एल्डरली पीपल केयर करेंगे। क्यों? एक तो पहली बात तो कि उनके यहाँ पर डेमोग्राफिक डिविडेंड अब नीचे जाएगा, सदर्न स्टेट की पॉपुलेशन कंट्रोल अच्छी हुई है, ठीक है। तो एल्डरली पीपल की नीड ज्यादा होंगी तो इस पे ज्यादा करेंगे। एजुकेशन पे कम करेंगे, क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पर अब जो बच्चे आ रहे हैं फर्टिलिटी रेट काफी नीचे चला गया है, लाइक केरल का 1.6 है, ठीक है। तो उनके पास स्कूल की रिक्वायरमेंट कम होगी। जैसे अगर हर 5 किलोमीटर में स्कूल है तो वो 2-3 स्कूल को मर्ज कर सकते हैं कि अब जितने बच्चे हैं वो एक स्कूल में भी आ जाएंगे, राइट। तो इनकी प्रायोरिटीज अलग है। उसी तरह यूपी बिहार की बात कीजिए,
यहाँ पे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है, तो आपको क्या लगता है ये हेल्थ पर ज्यादा फंड एलोकेट करना चाहिए इनको, हेल्थ पर, हॉस्पिटल्स पर, या फिर स्कूल्स में ज्यादा फंड एलोकेट करना चाहिए? राइट, क्योंकि यूथ पॉपुलेशन है, उतनी ज्यादा बीमारियां अभी नहीं होंगी, ज्यादातर उनको एजुकेशन स्किल्स की जरूरत है, तो उन्हें यहाँ एलोकेट करना चाहिए। ओके, सो अगर ऑटोनॉमी दी जाए पंचायत को तो वो बेटर डिसाइड कर सकती हैं कि उनको कहाँ इन्वेस्ट करना है। और बाकी मैंने आपको कल कहा था कि मैं आपके साथ अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज सिस्टम के कुछ इश्यूज को, स्पेशली इनकी फाइनेंस को लेकर आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग में सेशन करूंगा। ठीक है, पहले मैं आपको 3 टॉपिक्स एक साथ ले लेता था, वो आपको सर्च करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अब ब्रेनस्टॉर्मिंग की अलग लिस्ट बन जाएगी विद पर्टिकुलर टॉपिक इटसेल्फ। छोटे छोटे 10 to 12 मिनट के डिस्कशन हुआ करेंगे, बट वो आपके नॉलेज को एनहांस करेंगे। और जब भी न्यूज़पेपर में वो चीज़ आएगी तो आई विल जस्ट गिव यू द लिंक कि आप ये वहां से देख लो। ऑलराइट, तो वो आपकी प्रिपरेशन थोड़ा सिंपल कर देगा। म्यांमार सिविल वॉर। अब म्यांमार के बारे में हम लोग काफी कुछ जान चुके हैं। मैंने उस दिन आपको बताया था कि यहाँ पे 3 चीजें लड़ रही हैं आपस में। एक तो जो पुरानी सरकार गई है उसने अपनी एक आर्मी बनाई है, ठीक है। दूसरा, कई सारे एथनिक ग्रुप्स हैं अराकन आर्मी टाइप के, इन लोगों ने अपनी एक आर्मी बना रखी है। उसके बाद जनता गवर्नमेंट यानी कि जो आर्मी है, उनकी जो ऑफिशियल नेशनल आर्मी है, उसने भी अपनी एक आर्मी बना रखी। तीनों आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे से। राइट, अब इससे क्या हो रहा है कि सिर्फ लोग भाग भाग कर सीधे सीधे इंडिया की तरफ आ रहे हैं। तो हमारा मणिपुर में और मिजोरम इस तरफ दिक्कतें हो रही है, हमें माइग्रेशन ज्यादा हो रहा है। इवन इनके तो बता सोल्जर्स तक इन एथनिक आर्मी वालों से पिट के वापस आए हैं। ठीक है, ये फाइट नहीं कर पा रहे हैं इनसे। अब इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ रहा है, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है कलादान प्रोजेक्ट हमारा। इट वॉज ए मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। अब मल्टी मॉडल से आपका क्या मतलब है? मल्टी मॉडल्स यानी कि सिर्फ किसी एक पर डिपेंड नहीं कर रहा है, रेलवे पर, रोड पर या शिपिंग पर, नहीं, सारे मॉडल यूज हो रहे हैं। जैसे कोलकाता से सिटवे पोर्ट म्यांमार में, यहाँ पे हम लोग जाएंगे शिपिंग के थ्रू। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे, अब ये चीन स्टेट कहलाता है, ठीक है। और यहाँ से लेके पलेटवा तक हम लोग जाएंगे से रेलवे के थ्रू। फिर यहाँ से ये हमारा मिजोरम शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम जाएंगे बाय रोड, ठीक है। और कहाँ पे कल्मिनेट होगा प्रोजेक्ट? ऐजवाल पर। तो वैसी बात है कि मिजोरम के लोग काफी एंथुसियास्टिक थे कि ये प्रोजेक्ट जल्दी से डेवलप हो ताकि हमारे यहाँ पर थोड़ा सा इकोनॉमिक डेवलपमेंट आए। ओके, बट अब ये जितना वायलेंस शुरू हुआ है मिजोरम में, इसकी वजह से चीजें थोड़ी सी स्लो हो गई है। एंड अब ये चेन स्टेट है ना, यहाँ पर एक्टिव है अराकन आर्मी। ठीक है, ये अराकन आर्मी इस प्रोजेक्ट को होने भी नहीं दे रही है क्योंकि इसके क्लोज टाइज हैं चाइना के साथ। ठीक है, तो अब ये भी एक फैक्टर आ जाता है कि चाइना हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, क्या हम क्या इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं? कोलकाता से लेकर मिजोरम के बीच में हम लोग एक ऑल्टरनेटिव रूट बनाना चाह रहे हैं ताकि ऊपर सिलीगुड़ी कॉरिडोर से लंबा घूम के ना जाना पड़े। और चाइना हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स को अपने प्रॉक्सीज, अराकन आर्मी जैसों के थ्रू हमारे प्रोजेक्ट को स्लो डाउन करवा रहा है। राइट, ये तो हमें इस कंटेक्स्ट में समझना है म्यांमार को, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है उसका क्या चल रहा है। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे ये जान लो, ये जो 3 है ना, अराकन आर्मी, म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी एंड तांग नेशनल लिबरल आर्मी, इन तीनों इनको कहते हैं थ्री ब्रदरहुड अलायंस। बस थ्री ब्रदरहुड अलायंस याद रखना, इसको चाइना का सपोर्ट है। ठीक है, थ्री ब्रदरहुड अलायंस न्यूज में किस कंटेक्स्ट में था, ये क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। क्योंकि थ्री ब्रदरहुड, तो ये उधर मत चले जाना वेस्ट एशिया में, दिमाग सोचेगा आपका कि यार वहां पर हो सकता है। वहां पर भी एक कुछ आई थिंक मुस्लिम ब्रदरहुड नाम से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलता है। ओके, तो इस तरह की चीजों में मत जाना, ध्यान रखिएगा थ्री ब्रदरहुड अलायंस म्यांमार से रिलेटेड है। ठीक है, ये यहाँ के एथनिक लोगों की आर्मी है जो वहाँ की जनता गवर्नमेंट से लड़ रही है। एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड द पीडीएफ, जो पार्लियामेंट के लोग जो भाग गए ना थाईलैंड, मतलब गवर्नमेंट इन एक्साइल, उसने बनाई है पीडीएफ, बट ये सब जाना जरूरी नहीं है। ठीक है, और ये अराकन आर्मी जो है इसने पलेटवा को कैप्चर कर लिया। पलेटवा ये है जो चीन स्टेट में आता है, ठीक है, जहां से सिटवे पोर्ट कनेक्ट होता है। अब देखते हैं इंडिया को क्या प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो पलेटवा कैप्चर कर लिया अराकन आर्मी ने, तो ये इंपैक्ट कर रहा है इंडिया के कलादान प्रोजेक्ट को। ओके, हम ये प्रोजेक्ट क्यों लगाया था हमने? टू एड्रेस द जियो इकोनॉमिक एंड जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अदरवाइज हमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जाना पड़ता है ऊपर से घूम के, एज एन ऑल्टरनेटिव रूट टू गिव नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक्सेस टू सी। ये प्रोजेक्ट साइन हुआ था 2008 में, बट ये कभी नहीं हो पाया। बट ये स्लो क्यों हुआ, इसका चलना स्लो इसलिए हुआ क्योंकि एक तो टेरेन यहाँ की बहुत मुश्किल है, इनएडिक्वेट इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन जो कि इंडिया की हमेशा की प्रॉब्लम है,
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई फिर म्यांमार में, ये रखाइन स्टेट के पास ना, रखाइन स्टेट वही जहां से रोहिंग्यास को मारा गया, और ये सिक्योरिटी चैलेंजेस की वजह से ये प्रोजेक्ट डिले होता चला गया। अब पहली बात तो सिटवे पोर्ट याद रखिए, और इसी के साथ एक पोर्ट और आता है, क्याक्प्यू पोर्ट। ओके, क्याक्प्यू पोर्ट को भी याद रखिएगा। ठीक है, ये भी इधर ही आता है आपका, बे ऑफ बंगाल के साथ ही शेयर होता है इधर ही कहीं पे। ठीक है, और दिक्कत ये है कि क्योक्पी पोर्ट को डेवलप कर रहा है चाइना। अगेन वो जो हमारा है ना रिंग ऑफ पर्ल्स वाली थ्योरी, कि चाइना कैसे इंडिया के आसपास सारे कंट्रीज पे अपने पोर्ट बना रहा है। अगर ये इंडिया है, इधर ग्वादर पोर्ट बना रहा है पाकिस्तान में, ठीक है, यहाँ पे क्वेक्पी पोर्ट बना रहा है म्यांमार में, नीचे श्रीलंका के पास हम्बनटोटा पोर्ट बना रहा है, अब यहाँ पे नीचे मॉलडीव्स को भी उसने अपने उसमें ले लिया है। फिर इधर थाईलैंड में, थाईलैंड से ये एक बनाना चाहता है करा कैनाल, करा कैनाल। करा कैनाल बनाने के क्या मिल रहा है इसको, उसको ये मिल रहा है कि इसके जस्ट नीचे है स्ट्रेट ऑफ मलाका। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलाका है जस्ट नीचे, और स्ट्रेट ऑफ मलाका हमारे अंडमान से कुछ ही दूरी पर है। तो इस स्ट्रेट को इंडियन नेवी कभी भी चोक कर सकती है जब भी वॉर के सिम्टम्स बनेंगे। तो वो क्या सोच रहा है कि मैं स्ट्रेट ऑफ मलाका जाना ही ना पड़े, तो मैं थाईलैंड के थ्रू एक ट्रा कैनाल बना लूं। ओके, और यहां से इंडियन ओशियन से सीधे कहां पहुंच जाएगा, अपने साउथ चाइना सी में। राइट, तो ये चीजें जानिए। तो ये सब ये जो ये बना रहा है ना, इधर से मालदीव, श्रीलंका, फिर म्यांमार, फिर ये किरा कैनाल, कुछ नहीं कर रहा है, हमारे पूरे इंडिया के चारों तरफ एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है। ठीक है, ऊपर तो बैठा ही हुआ है वो हिमालय पे यहाँ पे। ठीक है, इधर फिर पाकिस्तान है, तो यहाँ से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। तो दिख गया ना पूरा का पूरा। अब ये म्यांमार की यहाँ पे पोर्ट बना रहा है, और फिर इधर से इसका चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बन रहा है। तो इंडिया को चारों तरफ से सराउंड करने का जो इसका प्लान है, उसी को कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब पीपल ऑफ मिजोरम, जिनके एथनिक टाइज हैं म्यांमार के चीन स्टेट के लोगों के, यहाँ चीन स्टेट दिखा दिया ना मैंने आपको, कहाँ गया यार, ये चीन स्टेट। ठीक है, और ये रहा, कहाँ गया हमारा मिजोरम, ये रहा। ठीक है, इनके एथनिक टाइज हैं, एक ही ट्राइब को बिलोंग करते हैं लोग। ठीक है, ये चाहते थे यार जल्दी से कंप्लीट हो कलादान प्रोजेक्ट, ताकि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में ग्रो हो। लेकिन अराकन आर्मी जिसने अब ये चीन स्टेट कैप्चर कर लिया है, इट इज नॉट फेवरेबली डिस्पोज टू द कलादान प्रोजेक्ट। ठीक है, क्योंकि उसको चाइना का सपोर्ट है। थ्री ब्रदरहुड अलायंस, अभी तीनों के नाम याद नहीं रखने, अराकन आर्मी, दिस एंड दैट, नो। थ्री ब्रदरहुड अलायंस म्यांमार में एक्टिव है, बस इतना ही याद रखना है। दिस अलायंस हैज प्लेज्ड टू प्रोटेक्ट चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन म्यांमार। अब इन लोगों ने खुद कसम खाई है कि हम चाइनीज इन्वेस्टमेंट को नुकसान नहीं होने देंगे, हमारी आपस में जो भी लड़ाई चल रही है। बट ऐसी कोई कसम इन्होंने इंडिया के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं खाई है। ओके, तो अराकन आर्मी रिसीव कंसिडरेबल फंडिंग एंड मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम चाइना। बीजिंग इज यूजिंग आर्म्ड ग्रुप्स टू स्लो डाउन इंडियाज कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स इन म्यांमार। अब ये ऐसा पॉइंट है जो आपको अपने आंसर में जरूर यूज करना चाहिए, चाहे वो किसी भी कंटेक्स्ट में आए। ओके, लेट्स मूव अहेड। कैकपी पोर्ट, ठीक है, ये रखाइन स्टेट में है, ये चाइना डेवलप कर रहा है। रिन्यूड एफर्ट्स टू कंस्ट्रक्ट ए रेलवे लाइन फ्रॉम चाइनाज यूनान प्रोविंस टू क्योक्पी पोर्ट वाया मैंडले एज पार्ट ऑफ चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, अब लास्ट ईयर 23 में क्वेश्चन पूछे गए थे ना, ठीक है, उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे कि ये जो हमारा ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर है, ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रहा है। उसके बाद हमारा ये जो बीसीआईएम प्रोजेक्ट है, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार वाला प्रोजेक्ट, ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रहा है। उसी तरीके से आपसे कल को सीएमईसी भी पूछा जा सकता है। तो ये कनेक्ट कर रहा है चाइना के यूनान प्रोविंस को म्यांमार के क्योक्पी पोर्ट से। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा फॉर योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये सब देखिए, ये प्रोजेक्ट कोलकाता से सिटवे जाएगा शिपिंग के थ्रू, फिर सिटवे टू पलेटवा जाएगा इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, फिर पलेटवा से इंडो म्यांमार बॉर्डर तक आएगा रोड के थ्रू, फिर हमारे नेशनल हाईवे 54 के रोड के थ्रू मिजोरम तक पहुंचेगा। ठीक है, इसी को कहते हैं मल्टी मॉडल, किसी एक मॉडल पे डिपेंड नहीं है, सारे यूज कर रहा है, शिपिंग एंड ऑल। डू एग्जाम थ्रॉटल इंडिया इकोनॉमिक सिस्टम। ना, ऐसी रबिश कभी यूपीएससी क्वेश्चन में नहीं पूछेगा आपसे, बट हाँ एक चीज समझ सकते हो कि एग्जाम क्या कहता है कि देखिए हम तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, दिखाइए अपना नॉलेज अपना टैलेंट, बट वो ये इग्नोर कर देता है कि ये सोसाइटी काफी अनइक्वल है। ठीक है, नो मैटर व्हाट देयर बैकग्राउंड इज, क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी इन अदरवाइज हाईली अनइक्वल सोसाइटी। ओके, तो ऐसे कुछ पूछा नहीं जाएगा, बट हाँ कहीं ना कहीं एग्जाम्स हैं ये जो ये रॉट लर्निंग वाले एग्जाम्स, ये उतने अच्छे तो नहीं है।
ये उतना कोई परफेक्ट चीज नहीं है ये। अब जैसे ये वैसी हालत है जैसे आप लोग हो, चलिए आपने प्री निकाला, ठीक है, काफी फैक्ट्स वैक्ट्स पढ़ेंगे, फैक्ट्स रट्टा मारेंगे, बट फिर आप मेंस में आते हो, मेंस में आपको पूरा एनालिटिकल चीजें चाहिए, ओके, कि किस चीज का इम्पैक्ट इंडिया पे किस तरह पड़ रहा है, क्या स्टेप लेने, क्या मेजर्स। अब सपोज कि जिन बच्चों का मेंस नहीं होता उन्हें अगले साल दोबारा प्री देना है, अब वो फिर से वही फैक्ट्स रटना शुरू करेंगे, हिस्ट्री के फैक्ट्स। तो ये मतलब एक हो गया ना कि आप अपना जो नॉलेज आपको चेक एनहांस करना था अगले मेंस के लिए, उसमें एक 2 महीने 3 महीने का ब्रेक आ जाता है कि आपको फिर से फैक्ट बेस्ड चीजें पढ़नी पड़ती है। ओके, सो देयर वाज ऑलरेडी अ रिकमेंडेशन फ्रॉम ए कमेटी कि जिन बच्चों का प्री निकल जाता है उन्हें मेंस में 2 बार अपीयर होने का मौका दीजिए, कि अगला प्री देने को मत कहिए, आपने प्री निकाल लिया ना, ठीक है, काम खत्म। आप एक बार मेंस दीजिए, मेंस वन निकाल लिया, ठीक, नहीं निकला, दोबारा दीजिए मेंस टू, यानी कि आप वापस से प्री में मत जाइए। वो उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग हो जाती है, मेंस में आपकी रिक्वायरमेंट अलग हो जाती है। तो बच्चे को फिर मेंस टू में मौका दीजिए, अगर मेंस टू में भी फेल हो जाए तो फिर उसके अटेम्प्ट खत्म मानिए। और ये बुरा आइडिया भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक बार बच्चा साइकिल में फंस जाता है तो फंस ही जाता है, वो 4 4 6 6 साल निकल जाते हैं उसके। ओके, और ये जो ये ब्रेक आता है ना, ये बीच में 2 3 महीने का, एक बार मेंस में फेल हुए तो फिर से प्री की तैयारी करो, वो लिंक ब्रेक कर देता है आपके नॉलेज का। फिर आप अपने एनालिटिकल चीजों से हटके थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड चले जाते हो। ओके, सो दिस वाज अ गुड आइडिया एक्चुअली, बट इम्प्लीमेंट किया नहीं किसी गवर्नमेंट ने, डोंट नो व्हाई। यहाँ पे जरा देखिए ईरान का एटीट्यूड, विल नॉट हेजिटेट टू रिस्पॉन्ड टू यूएस अटैक ऑन इट्स टेरिटरी। कि तो ईरान उतना बर्दाश्त नहीं कर रहा है, बट यूएसए उसको बार बार पुश किए जा रहा है। एंड अगर ट्रंप वापस आता है तो ये लड़ाई यहाँ से सिर्फ बढ़ेगी घटेगी नहीं, इतना श्योर है। म्यांमार फोर्सेस फ्ली इनटू बांग्लादेश आफ्टर क्लैशेस, देखिए ये म्यांमार की आर्मी है, वो भाग जाती है, कभी इंडिया भाग जाती है, कभी बांग्लादेश भाग जाती है। मालदीव्स के प्रेसिडेंट बहुत फॉर्म में हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपना डिफेंस मजबूत करेंगे। अब एक बात बताइए, ये छोटा सा देश है, ओके, ये छोटा सा देश है, इसे अपने रिसोर्सेज कहाँ लगाने चाहिए? इसे अपने लोगों के डेवलपमेंट में लगाना चाहिए ना, अपनी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ना कि मिलिट्री डेवलपमेंट में। तुम्हारा कोई ऐसा नेबर है नहीं जो तुम पे अटैक करने की बात करे, किसी के साथ आपकी बॉर्डर शेयर हो नहीं रही है, ठीक है, इंडिया ऑलरेडी काफी पॉजिटिवली आपके इंडियन ओशन रीजन में आपको सर्विलेंस वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद आप जबरदस्ती से वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में अपनी कंट्री के जो थोड़े बहुत रिसोर्सेज हैं, ज्यादा भी नहीं है, वो भी आप गलत जगह डाइवर्ट कर रहे हो। ठीक है, मॉल्डिवियन नेशनल डिफेंस फोर्स इनटू ए मॉडर्न मिलिट्री केपेबल ऑफ पेट्रोलिंग इट्स सी। इंडिया will begin withdrawing its troop operating 3 maritime reconnaissance aircraft जो इंडिया ऑपरेट करता था। न्यू दिल्ली consider the Indian Ocean archipelago to be within its sphere of influence and Maldives has shifted its orbit to China। अच्छी बात है। यहाँ पे ये वही बात कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हर बार अपने डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट क्यों मिस कर जाती है, क्योंकि इनका कहना है कि हम तो कर रहे हैं लेकिन जो स्टेट्स है ना वो प्राइवेटाइजेशन को रेसिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको छत्तीसगढ़ का एग्जांपल दिया था स्टील प्लांट का, तो उनके अलग रीजन है, उनको सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखना है अपने लोगों का, सिर्फ हमेशा प्रॉफिट या एफिशिएंसी ही नहीं देख सकते। राइट, अगर हम सिर्फ प्रॉफिट एफिशिएंसी देखने जाएंगे तो छत्तीसगढ़ झारखंड यहाँ के बच्चे बेरोजगार ही रह जाने हैं। Center's nudge to states in 2021 to disinvest was continued as an idea to find did not find many takers. He says disinvestment of some central PSU were delayed due to delay by states. तो वो गलत भी नहीं है पूरी तरीके से। अब ये लोग कहते हैं कि देखिए प्राइवेटाइजेशन अगर कर भी देंगे तो आपको जॉब्स तो मिलेंगी ना। अब उसमें मेरा लॉजिक नहीं है, ट्राइबल्स की लॉजिक है, जिन लोगों ने जब केस वगैरह फाइल करते हैं वो ये कहते हैं कि एक बात बताइए, हम लोग एजुकेटेड नहीं है, हमारे पास कोई ज़्यादा स्किल्स भी नहीं है, आप क्या जॉब दे दोगे हमसे हमारी ज़मीन लेकर, आप उनका लैंड तो परचेज कर रहे हो, बट अब इस पैसे को लेके कहाँ जाएं, क्या जॉब दोगे? वॉचमैन बनाओगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री के बाहर, दैट्स ऑल, और क्या करोगे? राइट, तो डिसइन्वेस्टमेंट इतना तेजी से ठीक भी नहीं है। एनी वे, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, अब इसके लिए ना मैं आपको पूरा दोनों चीज़ पे लेक्चर दे दूंगा, एक तो सरफाइसी पे और दूसरा आईबीसी कोड पर। ठीक है, इन दोनों पर आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा, तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स वगैरह क्या होते हैं क्या नहीं। ठीक है, हो सकेगा तो आज ही ये दोनों लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एंड प्लीज़ उसका जिसको अगर क्वालिटी पसंद आ रही है तो आप वो प्लीज़ मंथली सब्सक्रिप्शन जरूर ले लें, क्योंकि अदरवाइज फिर ये होगा कि कुछ टॉपिक मैं फ्रीली अवेलेबल रखता हूँ सबके लिए, बट कुछ वो मंथली सब्सक्रिप्शन में चले जाते हैं, तो फिर आपको पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता है उसका। ऑलरेडी इसकी प्राइस मैंने काफ़ी रिड्यूस कर दी है, इससे नीचे नहीं जा सकते यार।
सो आप में से 3 लोग ऐसे हैं जिनकी रिक्वेस्ट आई है कि इस चीज़ को फ्री करने की, सॉरी यार नहीं कर सकते। इट्स नॉट सस्टेनेबल। फिर वो मन नहीं करता यार कि अच्छी क्वालिटी देने के लिए इतना रिसर्च किया जाए, इतना टाइम स्पेंड किया जाए, तो फिर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। कोई भी फ्री चीज़ आपको वो क्वालिटी नहीं दे सकती और सस्टेनेबल नहीं होती है। ये 2 चीज़ें आप समझिए। ओके, यहाँ पर ट्रैक ट्रेस सिस्टम रोल आउट फॉर ड्रग एक्सपोर्ट डिलेड। अब ड्रग्स के बारे में एक बात याद कीजिए, उज़्बेकिस्तान। क्या आता है ये सुन के आपके दिमाग में? आपके दिमाग में आता होगा कि इंडिया की कुछ स्पूरियस ड्रग्स की वजह से बच्चों की डेथ हुई थी, राइट? तो इसी के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लॉन्च रोल आउट करने की बात की गई थी एक्सपोर्टर्स के लिए। डीजीएफटी agreed to yet another plea from drug makers for more time to implement the track and trace system for export. It was conceived as a mechanism to run in the counterfeit menace. Counterfeit मतलब नकली दवाइयाँ या पुअर क्वालिटी की दवाइयाँ, ठीक है? Run in the counterfeit menace and address the challenges associated with the product recall. वरना फिर दूसरी स्टेट्स गवर्नमेंट्स क्या कहती हैं, दूसरी देशी गवर्नमेंट, कि आप अपनी रिकॉल कर लीजिए दवाई, आपकी दवाई किस वजह से नुकसान हुआ है, ठीक है? उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया, either have already mandated the measures or was proposing norms on the lines of track and trace system. ये गांव में एक फेयर लगता है वेस्ट बंगाल में, जहां पर ई वेस्ट फेयर बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पर लोग सेकेंड हैंड मोबाइल या थोड़े से डैमेज मोबाइल, लैपटॉप, इस तरह की चीजें बेचने आते हैं। क्योंकि क्या हुआ है कि कोविड के बाद से जो न्यू स्मार्टफोन है ना, इनके प्राइसेस बहुत बढ़े हैं। जो चीज 15-17 हज़ार में मिल जाती थी, आज वही फोन 25 हज़ार तक जा रहा है। ओके, तो ऐसे में ये मार्केट अच्छा है, स्मार्टफोन मिल जाते हैं यहाँ पर सस्ते फोन, सस्ते प्राइस पर। बट ऑब्वियसली बात है कि वो लोग गारंटी नहीं देते हैं कि ये चलेगा। ऑलराइट, चलिए इंडियन एक्सप्रेस देख लेते हैं। द बिग ऑल एग्जाम एग्जाम लीक। अब मैं आपको कहूंगा कि अगर आप 2-3 साल से फॉलो कर रहे हो ना चीजें, तो ये जो डेटा यहाँ पे दिया है ना, वो भी गलत है, ठीक है? गुजरात में इन्होंने क्या कहा है, 3 पेपर लीक हुए। 3 नहीं हुए यार, चुनाव से पहले ही 2 साल में 8 पेपर लीक हुए थे। राजस्थान में 7 लीक हुए हैं। 4 का तो आई एम अवेयर, उसके पहले का भी अगर डेटा लिया हो तो अलग बात है। बट आप बताइए, आप लोग अगर इन स्टेट से हों तो आप जरूर बताइए, क्या पंजाब में कभी कोई पेपर लीक नहीं हुआ पिछले 5 साल में? ठीक है, पिछले 5 साल का डेटा दे रहा है, पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, ठीक है? या तमिलनाडु एंड केरल में कोई पेपर लीक नहीं हुए, यहाँ पे सब ईमानदारी से हो रहा है। उसी तरह क्या वेस्ट बंगाल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ? ओके, सो डेटा भी ठीक ठाक नहीं दिया जाता है। एनीवे वो सब जगह की प्रॉब्लम है। 10 साल की जेल दी जाएगी अगर आप इस तरह की चीजें करते हैं, 1 करोड़ तक का फाइन लगेगा। बट पता है, ये फाइन ना एग्जैक्टली उन लोगों पर भी लगना चाहिए जैसे वो पेरेंट्स जो पेपर लीक करवा के बच्चों को दे रहे हैं। जैसे मैंने पटवारी एग्जाम में रैंक 3 के बारे में बात की, राइट? जब आपका 15 लाख का नुकसान भी होगा और ऊपर से आपको 10 साल की सजा भी होगी ना, तब कोई इंसान दोबारा ऐसे पेपर खरीदने की हिम्मत नहीं करेगा। चाहे बेचने वाला खड़ा होगा ना सेल करने के लिए, तो भी उसको बायर नहीं मिलेंगे। अगर 2-4 ऐसे लोगों को सजा हो जाएगी तो सबको लेसन मिल जाएगा। गवर्नमेंट introduced a bill to penalize the malpractices in public examination with jail term of 3 to 10 years and a fine with ₹1 crore. बिल का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 and is applicable to central recruitment and entrance exams. Central recruitment and entrance exam conducted by यूपीएससी, एसएससी, आरआरबीज एंड सो ऑन। तो स्टेट गवर्नमेंट भी अब इसी लाइन पर अपने अपने बिल ला सकती है और असम गवर्नमेंट लेकर भी आई है। ओके, यहाँ पे देखिए, 5 years fallout, distress and despair hit 1.4 करोड़ कैंडिडेट। ओके, सम वेट 2 years प्लस एंड देयर इज लिटिल एक्शन। अब इस चीज को क्रिटिसाइज करो और फिर लोग बदतमीजी करने आ जाते हैं कि आप एंटी नेशनल हो, आप एंटी बीजेपी हो, आप एंटी गवर्नमेंट हो। तो यार, जब इतने स्टूडेंट सफर कर रहे हैं, 5-5 साल वेट कर रहे हैं, 2-2 साल, 5-5 साल वेट कर रहे हैं एग्जाम के रिजल्ट के। एमपी में 2019 की पीएससी के फाइनल रिजल्ट अब आए हैं 2024 में। कि तो अगर स्टूडेंट के फेवर में बोलना भी एंटी गवर्नमेंट या एंटी इंडियन बातें करना है, तो फिर वो सॉरी, वो ब्रेन वॉश वाले लोग हैं ये। लेट्स मूव अहेड। इंडिया ब्लॉक विल रिमूव 50% कोटा कैप इफ वोटेड टू पावर, राहुल गांधी ने कहा। 50% कोटा कैप कहां से आई थी? इंदिरा सोहाने केस से। ठीक है, यानी कि जो रिजर्वेशन है वो 50% से बियॉन्ड नहीं जा सकता, ठीक है? इसीलिए 23% तो एसटी एससी का हो गया
उसके बाद सिर्फ 27 ही बचा था, इसलिए ओबीसी को 27 ही दिया गया, इररिस्पेक्टिव की कई बार क्लेम किया जाता है कि हमारी पॉपुलेशन 54% है तो आप 54 कीजिए इसको, तो वो नहीं किया जा सकता क्योंकि 50% कोटा कैप है। बट राहुल गांधी का कहना है कि अगर हमारा ब्लॉक, इंडिया ब्लॉक पावर में आता है तो हम इस 50% कैप को हटाएंगे, पर उनके पावर में आने के आसार दिख नहीं रहे हैं फिलहाल। अब ये देखिए जरा, हम लोग कहते हैं अतिथि देवो भव, बट यहाँ पर एक विमेन टूरिस्ट का सेक्सुअली असॉल्ट हुआ है वेस्ट बंगाल में, उसके फ्रेंड को ट्री से बांध के, जबकि वो लोग होटल ढूंढ रहे थे। ओके, सो लॉ एंड ऑर्डर बहुत बुरे हाल है। ये वाली न्यूज हमने देख लिया ऑलरेडी, इंडियन ट्रूप्स विल बी सेंड बैक बाय May 10। शारिया लॉ, अब इसमें कुछ अलग ही सिस्टम है कि अगर कोई इंसान की डेथ हुई है और सपोज उसका कोई बच्चा नहीं है, अडॉप्टेड सन हो वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन अगर उसका कोई बच्चा नहीं, अभी इस अडॉप्टेड सन को साइड में रखिए, अगर कोई बच्चा नहीं है तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो कुछ अजीब सी बातें करता है कि उस आदमी की 1/4 प्रॉपर्टी चली जाएगी विडो को, यानी कि उसकी वाइफ को, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो 3/4 शेयर बच गया वो चला जाएगा उसके ब्रदर और सिस्टर्स को, और ब्रदर्स को मिलेगा उतना जितना सिस्टर को मिला होगा उससे डबल। ओके, 1/4 प्रॉपर्टी उसकी विडो को जाएगी, 3/4 प्रॉपर्टी भाई बहनों को जाएगी, और भाइयों को मिलेगी डबल देन व्हाट सिस्टर्स आर गेटिंग। ये कुछ अजीब से लॉ है यहाँ। तो यहाँ पे दिल्ली कोर्ट ने कहा है कि ये जो आदमी की डेथ हुई थी ना, उसने एक अडॉप्ट किया था एक बच्चे को, तो उसको फैमिली वाले प्रॉपर्टी राइट नहीं दे रहे थे, कह रहे थे कि शारिया के अगेंस्ट है ये। तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि नो, वी अपहेल्ड द इनहेरिटेंस राइट ऑफ एन अडॉप्टेड सन ऑफ मुस्लिम मैन हु पास अवे रिसेंटली, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पर्सनल लॉ एन अडॉप्टेड चाइल्ड इज नॉट ग्रांटेड द राइट टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट। अब यार ये सब मिडाइवल एज के लॉस अगर आप रिलीजन के नाम पे आज भी इम्पोज करोगे तो दिस इज नॉट समथिंग दैट, इट इज नॉट हाउ ए डेमोक्रेसी शुड फंक्शन। ओके, यहाँ पर जबकि ये जो आदमी था जिसकी डेथ हुई है, उसने अंडर सेक्शन 3 ऑफ शारिया एक्ट ही हैज चोजन नॉट टू बी बाउंड बाय मुस्लिम पर्सनल लॉ ऑन सब्जेक्ट ऑफ एडॉप्शन। उसने खुद ये बोल दिया था कि मैं इस मुस्लिम पर्सनल लॉ को बाउंड नहीं करूंगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल होता है उन लोगों के लिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ आर नॉट ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल टू मुस्लिम, इट विल ओनली बी एप्लीकेबल टू ए मुस्लिम वेयर ए मुस्लिम चूज और इलेक्ट टू अप्लाई द सैड लॉ टू हिमसेल्फ। जब तक वो खुद चूज ना करे कि हाँ ये कानून मुझ पे लागू होगा। इस आदमी ने तो पहले ही कह दिया कि ये जो सेक्शन 3 है ये मुझ पे लागू नहीं होगा, मैं अपनी मर्जी से कह रहा हूँ। ओके, तो उसके बाद भी फैमिली वालों ने प्रॉपर्टी के लिए कहा कि अडॉप्टेड सन को नहीं मिलना चाहिए, तो कोर्ट ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मिलेगा। पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडिया की ओवरऑल फर्टिलिटी रेट तो चला गया 2.1 से नीचे, जो कि माना जाता है 2.1 होता है हमारा रिप्लेसमेंट रेशियो, रिप्लेसमेंट रेट, ठीक है। यानी कि अब हमारी 2 पेरेंट्स हैं तो उनको 2 बच्चे रिप्लेस करेंगे, और 0.1 इसलिए रखा गया, कई बार डेथ वेथ हो जाती है बच्चों की, ओके, उस वजह से। नेक्स्ट, अब इसमें एक बात समझिएगा कि हमारा जो नॉर्थ इंडिया है, यूपी, बिहार, ओके, एमपी वाला बेल्ट, अब दूसरी तरफ है आपके पास कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल वाला बेल्ट। अब इनमें समझिए, क्या डेमोग्राफिक डिविडेंड दोनों के लिए सेम होगा? क्या डेमोग्राफिक डिविडेंड सेम होगा? नहीं ना। तो क्या दोनों की नीड सेम होंगी? या मैं और स्ट्रेट कहूं तो क्या प्रायोरिटीज सेम होंगी दोनों की? नहीं होंगी। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल जैसे को अब ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत कहाँ है? इनको ज्यादा जरूरत है सोशल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने की, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी, लोग की अच्छी खासी अच्छी एक पेंशन इंश्योर की जाए, अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त कर लीजिए, क्योंकि ओल्ड एज में डिजीज का बर्डन ज्यादा आएगा। स्कूल्स, खासकर प्राइमरी स्कूल, इनको आप थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हो, अगर ज्यादा है तो मर्ज कर सकते हो 2-3 को, स्कूल आप थोड़े से रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। इनकी आपकी प्रायोरिटीज यहाँ लाई करती हैं। यूपी बिहार की प्रायोरिटीज कहाँ लाई करती हैं? इन रीजन्स का अगर हम वो देखेंगे अभी भी फर्टिलिटी रेट, तो बिहार का 3.7 समथिंग है, यूपी का भी 3 के आसपास ही है, मध्य प्रदेश का भी इतना ही है, वेस्ट बंगाल इनकी भी यही हाल है, ठीक है। तो इनकी प्रायोरिटीज क्या होंगी? इन्हें सोशल सेक्टर, पेंशन, इसकी चिंता ज्यादा नहीं करनी चाहिए, इन्हें करनी चाहिए अभी प्राइमरी स्कूल्स अपने अच्छे बनाने की, राइट। स्कूल में बच्चों का एनरोलमेंट हो, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एनरोलमेंट बढ़ाने पे वर्क करना चाहिए, राइट। स्किल्स स्किल्स डेवलपमेंट कोर्स चलाने पे वर्क करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट करने पे वर्क करना चाहिए। ओके, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, crux is that the demographic dividend is not uniform in India itself. यहाँ पे वर्कफोर्स नीचे जाएगी और यहाँ पे वर्कफोर्स बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि माइग्रेशन बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ लोग जॉब करने के लिए इधर ज्यादा आएंगे। ओल्ड एज में इनको जरूरत नहीं पड़ेगी क्या केयर टेकर्स की, राइट। हॉस्पिटल्स में पर्सनल केयर टेकर, इन सब में जरूरत पड़ेगी, तो वो लोग कहाँ से आएंगे? यही जो हिंदी भाषी क्षेत्र है हमारे। ओके, सो डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए
प्रायोरिटीज अलग अलग हैं, हर स्टेट की अपनी अपनी अलग प्रायोरिटीज हैं। सो ये जो वन साइज फिट ऑल अप्रोच वाली स्कीम्स चलती हैं, दे आर नॉट गुड। ओके, ये टाइट फंड जो देता है, कई बार फाइनेंस कमीशन जो होता है, ये टाइट टाइट फंड इशू करते हैं स्कीम के अंडर में। अब देखिए, मैंने आपको बताया, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, दूसरी होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। सेंट्रल सेक्टर में चलो 100% फंडिंग सेंटर दे रहा है, जैसे सोलराइजेशन स्कीम जो आई है सूर्योदय, ठीक है, वो ठीक है, 100% सेंटर दिया। बट यहां पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जब आती है तो 50-50 रेट मांग रहे हो आप हमसे। ठीक है, सपोज कि आपने स्कीम लॉन्च की है कोई स्कूल बच्चों के लिए, उसमें आपने स्टेट गवर्नमेंट का 50% फंड टाई करवा दिया यहाँ पे, जबकि वो स्टेट इन्वेस्ट करना चाहता था हेल्थ सेक्टर में, तो आपने उसका पैसा यहाँ लॉक करवा दिया। और तो ये टाइट फंड्स वाली जो स्कीम्स होती हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, दीज आर नॉट गुड। स्टेट शुड हैव दैट ऑटोनमी, दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि आपकी प्रायोरिटीज के हिसाब से आप इंप्लीमेंट कर लो। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि इसी स्कीम में इन्वेस्ट करना है। देखिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड अलग अलग है इंडिया का, यू नीड टू रिमेंबर दैट। फर्टिलिटी हैज स्टेडीली डिक्लाइन टू ए लेवल, ऑल ऑफ इंडिया विल नॉट अंडरगो डेमोग्राफिक चेंजेस एट द सेम पेस। ये जो सदर्न स्टेट्स है ना, इनकी डेमोग्राफिक विंडो 2027 के आसपास बंद हो जानी है। ओके, जबकि नॉर्दर्न इंडिया स्टेट्स है उनकी 2047 तक चलनी है। तो उनको जरूरत है कि वो पेंशन वगैरह फंड, इंश्योरेंस वगैरह पे ज्यादा इन्वेस्ट करें अब लोगों के। ओके, पॉपुलेशन एजिंग विल आल्सो बी मोस्ट विजिबल इन साउथ स्टेट्स। थर्ड, फर्टिलिटी डिक्लाइन जैसे जैसे होगी तो बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर ऑफ विमेन भी ड्रॉप होगा। ठीक है, पहले आज एक ही बच्चा है अगर, तो एक बार 1-2 साल आपके करियर में थोड़ा सा ब्रेक आएगा, उसके बाद आप अपने करियर पे ध्यान दे सकते हो। पहले 3 होते थे तो बार बार ब्रेक आता रहता था। तो ऑब्वियसली बात है कि अब जैसे जैसे फर्टिलिटी कम होगी, चाइल्ड कम होंगे, तो विमेन अपनी प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ा सकती है, अपने करियर पे ज्यादा बेटर फोकस कर सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम राइजिंग एल्डरली पीपल भी बढ़ेंगे। ठीक है, एक तो हमारी हेल्थ सेक्टर अच्छा हो रहा है, तो लोगों की लॉन्गिविटी हुई है लाइफ की। ठीक है, पहले 65 के आसपास लोग की डेथ हो जाती है, आजकल 85 तक जा रही है। ठीक है, तो इसलिए राइजिंग, अब इनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, तो रेजिंग दी रिटायरमेंट एज। पर रिटायरमेंट एज आप सदर्न स्टेट में बढ़ा सकते हो। ओके, वहां पर उतनी यूथ पॉपुलेशन नहीं है। बट आप नॉर्दर्न स्टेट्स में अगर रिटायरमेंट एज बढ़ा रहे हो, यानी कि आप एक नौजवान लड़के की जॉब खराब कर रहे हो। जैसा कि अभी एमपी ने प्रपोजल दिया है कि हम 65 कर देंगे रिटायरमेंट एज। अरे एमपी में ऑलरेडी बहुत यूथ पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, उसमें आप ओल्ड पीपल को और एक्सटेंशन दे रहे हो और यूथ को रिक्रूट नहीं कर रहे हो। ठीक है, रेजिंग रिटायरमेंट एज, एनहांस्ड ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंक्रीज एबिलिटी टू सेल लैंड एंड होम्स, एसेट एटसेट्रा। ओके, यहाँ पर पेटीएम का जो इशू हुआ है ना, पेटीएम इश्यू पे मैं आज आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग है सेपरेट वीडियो दूंगा, हार्डली 15 मिनट्स का। बट उसमें मैं आपको पूरा इशू समझा दूंगा एक बार में। ठीक है, तो ये बार बार एडिटोरियल पढ़ने पे ध्यान मत दो, वैसे भी वो क्वेश्चन नहीं आएगा, बट अगर कभी आप इंटरव्यू वगैरह तक भी पहुंचते हो तो एटलीस्ट वो अवेयरनेस होनी चाहिए कि एक्चुअली इशू था क्या। तो वो 10-15 मिनट में काम हो जाएगा, इसके लिए आप यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये वही है, इसराइल का बार बार आता रहता है पैलेस्टीन, क्योंकि यहाँ पे मिनिस्टर ने जो कहा ना कि पूरा पैलेस्टीन को खाली करा देते हैं, और सॉरी गाजा को। ठीक है, तो इस तरह की बातें सही नहीं है। अब यहाँ पे लड़ाई से इसराइल ने एक चीज की है कि उसने पूरे वर्ल्ड को एलिनेट कर दिया है अपने अगेंस्ट। ठीक है, इवन अमेरिका में भी आधे से ज्यादा सिटीजन सर्वे में ये कहते हैं कि इसराइल गॉन टू फार, एंड इट हैज जनरेटेड अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट फॉर पैलेस्टीनियन स्टेट। हाउदी रेबेल्स हैं, हिजबुल्लाह है, ईरान है। ठीक है, और उसके बाद फिर वो जो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी चल रहा था यूएसए का, उसको किसी ने ज्वाइन नहीं किया, ना इजिप्ट ने किया, ना सऊदी अरेबिया ने किया, जबकि ये सब दोस्त हैं यूएसए के, पर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। कहीं ना कहीं आपने पैलेस्टीन का इशू जो धीरे धीरे ठंडा पड़ चुका था उसको फिर से खड़ा कर दिया है। और दूसरा कि आपने कई आपके खुद के लोग जो आपके सपोर्ट में हुआ करते थे टोटली, उनको भी थोड़ा सा एलिनेट कर दिया है, क्योंकि 25-26 हजार लोगों का मरना छोटी बात नहीं है। Netanyahu has also caused fissures in Israeli society, which is focused on getting back the Israeli hostages in Hamas custody, and differences seem to have emerged within his cabinet itself. Israel's northern border with Lebanon, जहां पर कौन एक्टिव है, हिजबुल्ला एक शिया ग्रुप है। ठीक है, शिया मिलिटिया ग्रुप सपोर्टेड बाय ईरान। Houthis are also Shia militant group supported by Iran in the Red Sea. Okay, they all continue the attack on Red Sea. डिस्ट्रक्शन ऑफ हमास एंड रिटर्न ऑफ होस्टेजेस, ये दो मेन गोल हैं। ओके, और दोनों ही अभी तक अचीव नहीं हो पाए। हमास का डिस्ट्रक्शन तो लगभग अचीव कर लिया है, बट अगेन अभी पूरी तरीके से नहीं किया है, और हॉस्टेजेस भी इनके रिटर्न नहीं हो पाए। तो दोनों गोल जो थे आपकी लड़ाई के, वो अभी तक पूरे हुए ही नहीं है। तो आप बम्बार्डमेंट चालू रखी है उन्होंने एज इट इज। और ऊपर से मिनिस्टर का ये कहना कि मास एमिग्रेशन ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल फ्रॉम दिस गाजा स्ट्रिप। मास एमिग्रेशन मतलब इनको यहां से निकाले कहीं और भेज दो, तो कहां जाएंगे?
कौन सा देश होगा जो इन पैलेस्टीनियंस को अपने देश में जगह देने को तैयार होगा? इजिप्ट ने तो अपनी बॉर्डर तक क्लोज कर दी थी अभी, उससे आने तक नहीं दिया इन लोगों को अपने यहाँ। ओके, ये डिपॉपुलेट करने की बात कर रहे हैं गाजा को। ओके, एंड रिपॉपुलेटेड विद इजरायली सेटलमेंट, ताकि हमास दोबारा इमर्ज ना हो पाए। Israel could endeavor to follow Britain's example of persuading one or two African countries to settle illegal migrants in रिटर्न फॉर हैंडसम फाइनेंशियल रिवॉर्ड। अब ये यूके ने किया था, ऋषि सुनाक, इसके अगेंस्ट काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ इनका, कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ काफी सारे वो आ गए हैं इलीगल माइग्रेंट, तो हम रवांडा को, रवांडा एक देश है अफ्रीका में छोटू सा, ठीक है, रवांडा को इन्होंने कहा था कि आप इन सारे इलीगल माइग्रेंट्स को अपने यहाँ ले लीजिए, हम आपको लमसम अमाउंट दे देंगे इसके बदले में। तो इससे ये क्या करना चाह रहे थे कि एक तो यूके में अपने लोगों को कहना चाह रहे थे कि देखिए, मैंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी नहीं किए किसी के। ओके, मतलब मैंने माइग्रेंट्स को कोई ऐसा भी नहीं कहा कि मैं तो तुम्हें वापस उन्हीं देशों में मरने भेज दूंगा जहां से आए हो, तो मैंने कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं किया। ठीक है, एक तो ये करना चाह रहे थे। दूसरा कि मैंने माइग्रेंट्स क्राइसिस भी अच्छे से हैंडल कर लिए। ठीक है, यानी कि ये जो यूके की स्ट्रीट्स पे पड़े हुए थे, मैंने इनको भी भेज दिया है रवांडा। ठीक है, और उसको थोड़ा सा बस पैसा दे दिया है। तो ऋषि सुनक ये करना चाह रहे थे, इसके अगेंस्ट काफी विरोध हुआ उनका, और उनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत नीचे चल रही है, वो भी यूके के इलेक्शन ऑलमोस्ट हारने वाले हैं। No Arab country will offer to act as Israel's security guard. America has rejected Israel's idea to create a buffer zone on Gaza side as well. It involves a phased exchange of Israeli hostage and Palestinian prisoners and a permanent ceasefire. ठीक है, तो ये ऑफर दिया था इजिप्ट ने कि ऐसा कुछ करते हैं कि आप पहले तो प्रिजनर और हॉस्टेजेस को एक्सचेंज कर लो और बाद में परमानेंट सीज फायर कर दो। तो इसराइल वो भी नहीं करना चाहता। Hamas is insisting on a permanent ceasefire first and withdrawal of all Israeli troops before returning the hostage. Hamas कह रहा है hostage बाद में रिटर्न करेंगे, पहले आप सीज फायर कीजिए। अब एक बात बताइए, हमें कोई फर्क पड़ता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इस वक्त कैसी चल रही है, उनके इलेक्शन कैसे चल रहे हैं, कौन जीत रहा है, कौन स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट वगैरह वगैरह? नहीं, हमें नहीं फर्क पड़ता जब तक कि उस आर्टिकल में इंडिया से रिलेटेड कुछ ना हो। ठीक है, तो ऐसे आर्टिकल हमें नहीं पढ़ना। हम सब जानते हैं वहां पे आर्मी का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसलिए इमरान खान से लेकर उनके जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे जो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं, दोनों को जेल भेज दिया गया है कि आर्मी यहाँ पे वही उसी आदमी को बिठाएगी पीएम जिसको वो चाहती होगी। तो पाकिस्तान के साथ डील करने में इंडिया की प्रॉब्लम ही यही है कि हम बात करें तो किससे करें? एक तरफ गवर्नमेंट है जिसका पूरा कंट्रोल नहीं है हर चीज पर, दूसरी तरफ आर्मी है, ठीक है, जो डिसीजन बैक साइड से लेती है, फ्रंट से नहीं लेती, और तीसरी तरफ ये आईएसआई और टेररिस्ट जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तीन तीन पावर सेंटर हैं आपके देश में। अगर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी से बात करना भी चाहे कोई इशू सॉल्व करने के लिए, तो किससे करेगी? दैट इज द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान। पावर सेंटर एक नहीं है वहां पे। इंडिया से अगर आपको बात करनी है, आप सीधे गवर्नमेंट से कर लीजिए। हमारी आर्मी कोई इंटरफेयर नहीं करती पॉलिटिकल डिसीजन में, राइट? ना हमारे यहाँ कोई ऐसे सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे, जो आपके यहाँ अटैक करें, इस तरह की चीजें नहीं करते हैं। बट पाकिस्तान के साथ ये जो पावर सेंटर का इतना डिसेंट्रलाइजेशन है, इस वजह से उससे बात नहीं हो पाती है। ये सब फालतू के आर्टिकल्स हैं, ये सब हम पहले देख चुके हैं एएससीआर रिपोर्ट वगैरह को। इट रिवील्स दैट 25% ऑफ 14 to 18 ईयर ओल्ड कैन नॉट रीड स्टैंडर्ड 2 टेक्स्ट बुक। ठीक है, ये एक पॉइंट याद रखिए अपने आंसर में लिखने के लिए। सेकंड, 43% कैन नॉट डू बेसिक मैथमेटिक्स सम। ठीक है, दैट इज सेकंड पॉइंट। एंड मोस्ट स्टूडेंट्स स्टडी ह्यूमैनिटीज। और इसका रीजन क्या है? ह्यूमैनिटीज कोई क्यों ऑप्ट करता है? तभी करता है ना जब उसके आसपास कोई अच्छे साइंस टीचिंग वाली इंस्टीट्यूट्स ना हो। ठीक है, वरना कौन आर्ट्स लेना चाहता है? No developed nation has got where it has without effective school education for all its citizens. This is a very important point कि जब तक हम स्कूल एजुकेशन नहीं इंप्रूव करेंगे ना, तब तक देश कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। इफेक्टिव स्कूलिंग कॉल्स फॉर इनफ केपेबल टीचर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें जरूर लिखिएगा कि हमें जरूरत है, वाकई जरूरत है एक ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विस स्टार्ट करने की, ताकि इंडिया का बेस्ट टैलेंट जो है वो टीचिंग में आए। अभी तक अगेन डोंट टेक इट पर्सनली, बट अभी बिहार में जो काफी सारे शिक्षक भर्ती हुई है, आई थिंक कुछ 1-8 लाख समथिंग, ठीक है, उन लोगों को कोई आइडिया नहीं है यार कि बिहार में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं। ओके, दे डोंट नो कि बिहार का होम मिनिस्टर कौन है, एंड दे बिकेम टीचर। तो इस तरह की चीजें, मतलब ऐसे टीचर अगर होंगे तो आप स्कूल एजुकेशन कैसे सुधार पाओगे? और जब तक स्कूल एजुकेशन नहीं सुधार पाओगे, आप नहीं जा सकते आप इकोनॉमिकली आगे। वो बच्चे सिर्फ लेबर ही बन पाएंगे। ठीक है, नाउ हायर एजुकेशन वुड ऑटोमेटिकली फॉल इन प्लेस। एक बार आपने स्कूल एजुकेशन सुधार दिया तो हायर एजुकेशन अपने आप सुधरने लगेगा। The bill to stop cheating, not interested in covering this, okay, not important for your exam। बस आपको पता है ना कि क्या क्या पेनल्टीज लगनी है, 10 साल की पेनल्टीज, 1 करोड़ का फाइन, दैट्स ऑल। फालतू चीजें कुछ नहीं देना। अनफेयर मीन आप जानती हो, अनफेयर मीन मतलब क्या है? पेपर लीक करवा लो, आंसर की निकलवा लो, या फिर आप सेंटर पे कुछ ऐसे अरेंजमेंट कर लो कि चीटिंग वगैरह हो जाए।
ठीक है, अभी ये पब्लिक एग्जामिनेशन में सिर्फ सेंटर ने अपने अंडर में जो आते हैं एग्जाम उनको लिया है। ठीक है, 5 पब्लिक एग्जामिनेशन यूपीएससी कराता है, उसके अलावा एसएससी कराता है। ठीक ठीक है, ग्रुप सी और ग्रुप बी के, इसके अलावा आईबीपीएस, आरआरबीज, एनटीसीए वगैरह वगैरह। ठीक है, तो और हर स्टेट अपना अपना बिल खुद भी बना सकता है। और गवर्नमेंट क्यों लाई है बाय, तो उसमें एग्जाम्पल लिख देना कि पीछे कितने सारे इंस्टेंसेस हुए हैं पेपर लीक के। यहाँ पे ऑल इंडिया हायर एजुकेशन सर्वे आया था, जो मैंने आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग में डिस्कस किया था। ऑल इंडिया सर्वे फॉर हायर एजुकेशन 21-22 रिपोर्ट 4.3 करोड़ स्टूडेंट्स हैं इस वक्त जो एनरोल हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में। इसमें नंबर ऑफ वीमेन एनरोल्ड हैज इंक्रीज अप टू 2.07 करोड़, ऑलमोस्ट 32% का इंक्रीज है। बिगेस्ट राइज देखा गया है पीएचडी में, बट मोस्ट ऑफ अस नो कि पीएचडी हमारे यहाँ नाम के लिए भी करते हैं कई बार, स्पेशली मोस्टली अमंग गर्ल्स, खासकर जो थोड़ी मैरिड वैरिड हो जाती हैं, जॉब नहीं करना है तो चलिए पीएचडी कर लेते हैं, होती रहती है घर से ही। ओके, मतलब क्वालिटी नहीं है, लेकिन पीएचडी में एनरोलमेंट भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन उतनी अच्छी कोई क्वालिटी नहीं है। अगर क्वालिटी होती तो हमारे यहाँ रिसर्च पेपर और आउटकम में दिखती वो चीज़। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ये क्या होता है कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 टू 23 ईयर आपके यहाँ कॉलेज जा रहे हैं। ओके, दैट इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। और इसी तरह जेंडर पैरिटी इंडेक्स होता है, इट इज द रेशियो ऑफ फीमेल जीआर टू द मेल जीआर, फीमेल ऊपर मेल नीचे। ठीक है, इसमें होता है अगर ये मोर देन 1 आता है, यानी कि चीजें फेवर में, फीमेल के फेवर में। ठीक है, यानी फीमेल ज्यादा एनरोल कर रही हैं कॉलेजेस में। इसके अलावा 26 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में है ऐसी जहां पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो वीमेन के फेवर में रहा है। ठीक है, सो दैट इज गुड न्यूज। बट बात यह है कि सबसे ज्यादा एनरोलमेंट हो रहे हैं बीए कोर्स में। ठीक है, जो कि आप जानते हैं कि मोस्टली नाम के लिए किया जाता है सिर्फ। स्टूडेंट प्रेफर गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एज मैनी एज 73 ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स अटेंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज। क्यों? बिकॉज ऑफ कॉस्ट फैक्टर। स्नो लेपर्ड, अब स्नो लेपर्ड के बारे में हमें कुछ चीजें जाननी चाहिए। अब इस पे मैंने आपको प्रीलिम्स में जो रिवीजन सीरीज चल रही है उसमें कुछ चीजें बताई भी थी स्नो लेपर्ड के बारे में। इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, ये सब हम बातें हम कर चुके हैं वहां पर। सिमिलरली स्नो लेपर्ड की अगर बात करें तो देखिए, पहली बात तो ये है कि ये स्टेट लेवल पे सर्वे होता है। सिर्फ टाइगर एक ऐसा एनिमल है जिसका सर्वे नेशनल लेवल पर होता है। बाकी के जो जानवर हैं, जैसे लायन हो गया, ओके, गैंगेटिक डॉल्फिन, राइनो, एलिफेंट, स्नो लेपर्ड, इनके इनके सर्वे होते हैं आपके स्टेट लेवल पर। ओके, बताने के लिए टाइगर का सर्वे हर 4 साल में होता है, राइट। उसी तरह लायन का सर्वे हर 5 साल में होता है। गैंगेटिक डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन इसका हर साल होता है, ठीक है, एवरी ईयर, और यूपी में ही होता है मोस्टली। राइनो, राइनो का सर्वे हर 3 साल में होता है। एलिफेंट, एलिफेंट का सर्वे हर 5 साल में होता है, राइट। तो ये कुछ बातें याद रखनी चाहिए। स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड का आईयूसीएन स्टेटस है वल्नरेबल। ओके, और 23 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं स्नो लेपर्ड डे। स्नो लेपर्ड डे क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसी दिन बिश्केक डेक्लेरेशन इशू हुआ था। बिश्केक डेक्लेरेशन, इसमें 12 नेशंस पार्टी हैं। इसके अलावा और क्या बातें जाननी है? इस आर्टिकल में काम की बातें नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ आप बस उस पर फोकस कीजिए। इसके अलावा इंडिया में दो वैरायटीज मिलती हैं। एक है हमारा क्लाउडेड लेपर्ड। क्लाउडेड लेपर्ड ये हमें मिलता है मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा, राइट। इसका भी स्टेटस वल्नरेबल है, ठीक है। इसके अलावा होता है हमारे पास है इंडियन लेपर्ड। इंडियन लेपर्ड का ही एक वर्जन है एक्चुअली। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कोई अलग लेपर्ड है ये। स्नो लेपर्ड इसी का, इंडियन लेपर्ड का ही एक वर्जन है जिसे हम लोग कहते हैं ब्लैक लेपर्ड। इंडियन लेपर्ड का ही एक वर्जन है ब्लैक लेपर्ड। ब्लैक लेपर्ड सिर्फ इसलिए ऐसे कोई अलग वैरायटी नहीं है, बस इसमें मेलानिन का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसको ब्लैक लेपर्ड नाम देते हैं हम लोग। ओके, इसका भी आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल ही है, ठीक है। इसके अलावा हमारे लद्दाख में हमारे पास है हेमिस नेशनल पार्क, जानते होंगे आप लोग हेमिस नेशनल पार्क। इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ओके, स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं इसको। फिर स्नो लेपर्ड के लिए हमारे पास काफी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताए थे सिक्योर हिमालय प्रोग्राम। ठीक है, इसका इसका पूरा गोल क्या है कि जो इकोसिस्टम है पूरा उसको कंजर्व करना, ठीक है, लाइवलीहुड कंजर्व करना वहां के लोगों की, टोटल बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना। और ये जो प्रोग्राम है ये रन कौन कर रहा है? तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन एसोसिएशन विद यूएनडीपी। और फंडिंग कौन दे रहा है? ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी इस प्रोग्राम के लिए। ओके, एंड हाँ, एक और बात,
क्लाउडेड लेपर्ड का सेपरेट नेशनल पार्क भी है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा में। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, बस इतना ही याद रखना है, बाकी इस आर्टिकल में कुछ काम करनी है। ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। असम, ये मैंने आपको प्रीलिम्स के रिवीजन में बताया था उस दिन, ये वर्ड एग्जैक्टली बताए थे मैंने आपको, मोहजुज। ठीक है, ये बफेलो फाइट्स होती हैं जो असम में करवाई जाती हैं माघ बिहू फेस्टिवल के दिन बफेलोस में। ठीक है, तो पेटा ने पेटिशन फाइल की है कि यार इस पे बैन लगाइए, ये सब ठीक नहीं है, एनिमल के साथ क्रुएल्टी होती है। और ये मोहजुज के साथ साथ ही एक और होता है इसी फेस्टिवल पर, बुलबुली फाइट। बुलबुली फाइट, ओके, ये होती है हयाग्रीव माधव मंदिर इन हजो, असम में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में स्टॉप कर दिया था जल्लीकट्टू बैन के साथ इसको भी, बट इसके बाद फिर परमिशन दे दी है, बट प्रोवाइडेड कि आप क्रुएल वे में नहीं करेंगे। It also directed Animal Welfare Board of India to ensure that the person in charge or care shall not incite any animal to fight. In January 1215, AWBI wrote to Assam government seeking the end to animal and bird fight. बट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अपनी जजमेंट ओवर रूल कर दी 2014 वाली, एंड इट अलाउड जल्लीकट्टू कंबाला। कंबाला कहाँ होता है? कर्नाटका में। ठीक है, बुलेट कार्ट रेस महाराष्ट्र में होती है। ठीक है, बट विदाउट डेलिबरेट टॉर्चर और क्रुएल्टी। ओके, रेड सी के क्राइसिस हम जानते ही हैं क्या चल रहा है वहां पर। ठीक है, आरबीआई एमपीसी ऑलरेडी हम जानते हैं, 6 मेंबर एंड ऑल, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में भी हम एमपीसी कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर और कुछ काम का नहीं है शायद। ओके, दैट्स इट फॉर दिस सेशन। ओके, सो आज से आपको ये जो टॉपिक्स हैं ना जो इंपॉर्टेंट जो हो जाते हैं, जैसे मैं आपके साथ पहले कर चुका हूँ, मैं दोबारा करूंगा एफसीआरए वगैरह एक्ट के। ठीक है, आज भी हमने कुछ एक टॉपिक्स देखे, तो ये अलग से ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में जब आएंगे तो मैं इनको आपसे टॉपिक वाइज ही लिस्ट बना के दूंगा आपको, ताकि जब भी रेफर करने को मैं आपको न्यूज़पेपर डिस्कशन के साथ दोबारा कहूंगा तो आप वहां से डायरेक्ट रेफर कर लेना। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।